नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मेबल और आज बात करेंगे कोरोना वैक्सीन की दोनों डोजेस लगने के बाद, फुली वैक्सीनेटेड होने के बाद भी लोग सीरियस क्यों हो रहे हैं, डेथ्स क्यों हो रही हैं, मौतें क्यों हो रही हैं। तो आइए शुरू करते हैं। कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में डर का माहौल था। जब कोरोना वैक्सीन आई तब एक आशा की किरण थी कि शायद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब वैक्सीन रिलीज़ की गई तब ये क्लेम किया गया था कि वैक्सीन की दोनों डोजेस के बाद ऐसा नहीं है कि उन्हें कोरोना नहीं होगा, लेकिन वो सीरियस नहीं होंगे, उनकी डेथ नहीं होगी। अभी तक इस दूसरी लहर, कोरोना की दूसरी लहर में 250 डॉक्टर्स की डेथ हो चुकी है। और हमें ये पता है कि जब वैक्सीन लगनी शुरू हुई तो सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर्स ही कवर किए गए थे। न्यूज़ में, मीडिया में रोज़ ये खबरें सुनने के बाद सबके मन में वैक्सीन को लेकर डाउट आ चुका है। लोग रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है लेकिन वैक्सीन के लिए नहीं जा रहे। तो आज का ये वीडियो मैंने आपको वैक्सीनेशन की सच्चाई बताने के लिए बनाया है। तो आइए शुरू करते हैं। ज़्यादातर कोरोना वैक्सीन की एफिकेसी 80 to 85% है। यानी अगर 100 लोगों को ये वैक्सीन लग रही है तो उसमें से सिर्फ 80 to 85% लोग हैं जो सीरियस नहीं होंगे। बाकी 10 से 15% लोगों की कोई गारंटी नहीं है। सबसे पहले समझते हैं कि कोरोना वैक्सीन काम कैसे करती है। कोरोना वैक्सीन की फॉर्म में हम अपनी बॉडी में इनएक्टिवेटेड वायरस या मरा हुआ वायरस या फिर वायरस का कोई पार्ट जैसे स्पाइक प्रोटीन डाल रहे हैं। वो एज ए एंटीजन एक्ट करता है और उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी एंटीबॉडी बनाती है। यानी एक फौज, एक सेना तैयार कर रहे हैं हम उस वायरस के अगेंस्ट कि जब वायरस हमारी बॉडी में एंटर करे तो ये सेना, फौज एकदम तैयार हो, वायरस के एंटर करते ही उस पर अटैक करे, हमला करे और उसको मार दे। और वायरस को इतना टाइम ही ना मिले कि वो हमारी बॉडी में डैमेज कर सके। अब वो 10 से 15% लोग जिनमें वैक्सीन काम नहीं कर रही, वो लोग हैं जिसमें या तो एंटीबॉडीज़ बनी ही नहीं और या फिर इतनी कम बनी है कि वो वायरस से लड़ने में सक्षम नहीं है। हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनेगी, नहीं बनेगी, कम बनेगी, ज़्यादा बनेगी, ये हमारी इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है। और हमारी इम्यूनिटी इस वैक्सीन से कैसे एक्ट करती है ये बता पाना मुश्किल है। लेकिन ये ज़्यादातर देखा गया है कि जिन लोगों की इम्यूनिटी बहुत कम है, जिनमें कोमॉर्बिड कंडीशन है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है यानी शुगर है जो कंट्रोल नहीं हो रही, कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट है, किडनी ट्रांसप्लांट है, HIV एड्स पेशेंट, कैंसर पेशेंट या वो पेशेंट जो बहुत लंबे टाइम तक इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स पे चल रहे हैं, उन लोगों में एंटीबॉडी कम बनती है या बनती ही नहीं है। अब अगर बात करें कि जब ये वैक्सीन रिलीज़ की गई थी तब ऐसा क्लेम क्यों किया गया था कि जिन लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, दोनों डोज लग चुकी है, वो सीरियस नहीं होंगे या उनकी मौत नहीं होगी। क्योंकि जब वैक्सीन का फेज़ 3 ट्रायल किया गया और 1000 लोगों को वैक्सीन दी गई, उनमें से 20 से 25% लोगों को ही कोरोना हुआ। उनमें से कोई भी सीरियस नहीं था, उन्हें ICU एडमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ी और किसी की भी डेथ नहीं हुई थी। दूसरा, जब कोरोना की पहली लहर आई थी तब 800 से ज़्यादा डॉक्टर्स की डेथ हुई थी। और इस दूसरी लहर में जो पहली लहर से ज़्यादा खतरनाक है, ज़्यादा फास्ट स्प्रेड कर रही है, उसमें अभी तक 250 डॉक्टर्स की डेथ हुई है। यानी वैक्सीन काम तो कर रही है। इसलिए इस बीमारी से लड़ने का हमारे पास एक ही उपाय है, वो है वैक्सीन, और हमें वैक्सीन ज़रूर लगानी है। वैक्सीन लगाने के बाद अपने आप को सुरक्षित नहीं समझना, सारी चीज़ें वैसे ही फॉलो करनी है जैसे आप पहले कर रहे थे। आपको मास्क लगाना है, हाथ बारी बारी धोना है, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना है। हम सबको मिलकर कोशिश करनी है इस कोरोना महामारी को ख़त्म करने की, और हम करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मेबल और आज का ये वीडियो मैंने आपको बताने के लिए और समझाने के लिए बनाया है कि इस सेकंड वेव में डे 1 कोविड के पहले दिन की क्या इम्पोर्टेंस है और उस दिन हमें क्या करना है, क्या एक्शन लेना है जिससे आगे हमारी बीमारी बिगड़े नहीं, हमें निमोनिया ना हो,
हमारी रिकवरी इजी हो और हमें प्रॉब्लम ना हो। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि कोरोना की दूसरी वेव इतनी खतरनाक क्यों है। इसके 2 कारण हैं। पहला, इसमें वायरस लोड जाता है, यानी जब बहुत ज़्यादा वायरस हमारे अंदर जाएगा तो उससे डिफेंस करने के लिए हमारी बॉडी पूरे फोर्स से रिएक्ट करेगी, ज़्यादा जल्दी केमिकल्स रिलीज़ करेगी, जिससे ज़्यादा इन्फ्लेमेशन होगी, सूजन होगी और ज़्यादा डैमेज होगा। दूसरा, इस सेकेंड वेव का इंक्यूबेशन पीरियड कम है, यानी जब इन्फेक्शन हुआ और जब सिम्टम आया उसके बीच में टाइम कम है। मतलब ये बीमारी प्रोग्रेस बहुत फास्ट करती है, इसलिए ज़रूरी है कि हम भी एक्शन जल्दी लें। इस कोरोना की दूसरी लहर में ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, ज़्यादा सीरियस हो रहे हैं, ज़्यादा मौतें हो रही हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग सीरियस नहीं हैं, हम लोग एक्टिव नहीं हैं। कारण क्या है? जब हमें पहली बार सिम्टम आते हैं तब एक्चुअली में वो दिन पहला नहीं होता, वो तीसरा होता है, क्योंकि उससे 2-3 दिन पहले से ही वायरस हमारी बॉडी में एंटर कर चुका होता है, केमिकल्स रिलीज़ हो चुके होते हैं, इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो चुकी होती है, इसलिए सिम्टम आते हैं। लेकिन हम उस दिन भी सीरियसली एक्ट नहीं करते। हम क्या सोचते हैं, आज तो पहला ही दिन है, 2-3 दिन देखते हैं क्या होता है, उसके बाद टेस्ट करवाएंगे, उसकी रिपोर्ट आएगी, अगर पॉजिटिव आएगी तो देखते हैं, डॉक्टर से बात करते हैं, क्या कहता है, क्या दवाई देता है। इतने में बहुत टाइम जा चुका होता है, निमोनिया डेवलप हो चुका होता है, कईयों में सीरियस हो चुका होता है, उस टाइम पेशेंट को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमें ज़रूरत है प्रोएक्टिव होने की। अब आपको करना क्या है? जैसे ही सिम्टम्स आते हैं, आपको लगता है कि शायद मुझे कोरोना हो गया है, या फिर आपको पक्का ही है कि आपको कोरोना हो गया है क्योंकि आप किसी कोरोना पेशेंट के कांटेक्ट में आए थे, या फिर आप डायग्नोज हो चुके हैं, सबसे पहले आपको अपने आप को आइसोलेट करना है और ब्लड टेस्ट देना है। ब्लड टेस्ट कौन सा देना है? सी रिएक्टिव प्रोटीन, CRP। ये एक एंटी इन्फ्लेमेटरी मार्कर है जो इन्फ्लेमेशन के अगेंस्ट लीवर प्रोड्यूस करता है। तो हमें सी रिएक्टिव प्रोटीन करवाना है। फर्स्ट, इसकी यूनिट कौन सी देखेंगे? मिलीग्राम पर लीटर। दूसरा, CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट। इसमें हम लिम्फोसाइट बाय न्यूट्रोफिल की रेशो देखेंगे। ये दोनों टेस्ट बहुत ही सस्ते हैं, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो इसके अलावा आप LFT, KFT, इंटरल्यूकिन 6, सीरम फेरेटिन और D-डाइमर भी करवा सकते हैं। इसके बाद जो भी कोरोना का टेस्ट अवेलेबल है, रैट या फिर RT-PCR, जो भी अवेलेबल है वो करवाइए। इसका कारण क्या है? RT-PCR की रिपोर्ट आने में 2 से 3 दिन लग जाएंगे। हमारे पास इतना टाइम नहीं है। जहाँ CRP और CBC की रिपोर्ट सिर्फ 2 घंटे में आ जाएगी, जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमारी कंडीशन कैसे है। सी रिएक्टिव प्रोटीन ये कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं है, ये हमें ये नहीं बताएगा कि हमें कोरोना है या नहीं। ये प्रोग्नोस्टिक टेस्ट है, ये बताएगा कि हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कितनी हो चुकी है, हम माइल्ड केस हैं या मॉडरेट और सीवियर में जा चुके हैं। CRP की वैल्यू अगर 10 से ज़्यादा आती है, 10 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा आती है, यानी निमोनिया होना स्टार्ट हो चुका है। आप फटाफट अपने डॉक्टर से बात कीजिए, स्टीरॉयड शुरू करें, प्रेडनिसोलोन 40 मिलीग्राम, डेक्सामेथासोन 6 मिलीग्राम, इसके अलावा ब्लड थिनर्स, खून को पतला करने की दवाई शुरू कीजिए। ये दोनों ही दवाई मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन से ही मिलेगी, आपको अपने डॉक्टर से बात करनी है, उनसे लिखवानी है, शुरू करवानी है। यहाँ मैं एक और बात बता दूँ, अगर CRP सी रिएक्टिव प्रोटीन की वैल्यू 5 से कम आती है 5वें दिन, सिम्टम के 5वें दिन, मतलब आप खतरे से बाहर हैं और आपको कोई भी टेंशन की ज़रूरत नहीं है। कोरोना की दूसरी लहर में हमारा यही मंत्र होना चाहिए कि अगर हमें कोविड हो जाता है तो हम निमोनिया होने नहीं देंगे, और अगर निमोनिया हो जाता है तो हम उसे बिगड़ने नहीं देंगे। हमें प्रोएक्टिव बनना है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मेबल और आज बात करेंगे ब्लैक फंगस के बारे में। ब्लैक फंगस क्या होता है, इसे इतना खतरनाक क्यों माना जा रहा है, ये कोविड पेशेंट्स में क्यों होता है और क्या इससे बचना संभव है। तो आइए शुरू करते हैं।
सबसे पहले हमारा ये जानना ज़रूरी है कि ये कोई नई बीमारी नहीं है, इसका हमें पहले से पता है। ब्लैक फंगस, जिसे काला फफूंद या म्यूकरमाइकोसिस कहते हैं, ये एक रेयर, डेडली, अपॉर्चुनिस्टिक फंगल इन्फेक्शन है। इसका क्या मतलब है? रेयर मतलब बहुत ही कम लोगों में होता है, डेडली इसका मोर्टेलिटी रेट 50% है, यानी जिन लोगों में ये होगा उसमें से सिर्फ 50% ही बच पाएंगे। ये इतना डेडली क्यों है? इसके 2 कारण हैं। एक तो इसका स्प्रेड बहुत फास्ट है, मतलब एक बार ये इन्फेक्शन हुआ तो कुछ ही दिनों में दिमाग तक पहुंच जाता है, और एक बार ब्रेन इन्वॉल्व हो गया फिर पेशेंट को बचाना मुश्किल हो जाता है। दूसरा, इसका डीप स्प्रेड है, यानी ये जिस टिश्यू को इन्वॉल्व करेगा उसको एकदम डैमेज कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, सड़ा देगा, गला देगा, फिर उसको रिपेयर करना पॉसिबल नहीं है। तीसरा आता है अपॉर्चुनिस्टिक। इस फंगस के स्पोर्स हर जगह हैं, एयर में, सरफेसेस पे, इवन स्किन सरफेस पे, लेकिन ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाते बिकॉज ऑफ अवर इम्यूनिटी। इम्यूनिटी मतलब हमारी शरीर की डिजीज़ से, रोग से लड़ने की क्षमता। अगर ये बहुत कम होगी तभी इस फंगस को अपॉर्चुनिटी मिलेगी हमारे शरीर में एंटर करने की और इन्फेक्शन करने की, अदरवाइज़ नहीं। ये हमारी बॉडी में एंटर कहाँ से करते हैं? या तो नाक से या मुंह से, या फिर अगर कोई चोट लगी है तो उसमें से भी एंटर कर सकते हैं इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स में, यानी जिनकी इम्यूनिटी बहुत कम है, जैसे अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़, उन पेशेंट जिनकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही, HIV एड्स पेशेंट, कैंसर पेशेंट, या जिनमें ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ हो, किडनी ट्रांसप्लांट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, या वो पेशेंट जिनमें बहुत लंबे टाइम से कोई दवाई चल रही है जिससे उनकी इम्यूनिटी कम हो गई है। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मेरे 11 साल के एक्सपीरियंस में मैंने सिर्फ 5 पेशेंट म्यूकरमाइकोसिस के देखे हैं। इसका मतलब ये कंडीशन कितनी रेयर है आप समझ सकते हैं। उनमें से 4 अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ के थे, 1 बर्न का था। इन 5 में से 2 पेशेंट ऐसे थे जिनका ऑलरेडी ब्रेन इन्वॉल्व था, वो हमारे पास लेट आए, हम उनको नहीं बचा पाए। 2 में आंखें इन्वॉल्व थी, एक की हमें एक आंख निकालनी पड़ी, एक की दोनों आंखें निकालनी पड़ी उनकी जान बचाने के लिए। एक पेशेंट जो हमारे हॉस्पिटल में ही एडमिट था, जिसका डायग्नोज हमने बहुत जल्दी कर लिया था, उसे हमने इंजेक्शन शुरू किए एंटी फंगल एम्फोटेरिसिन B के, और वो ठीक हो गया। अब बात करते हैं म्यूकरमाइकोसिस के लक्षण की। ये बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकता है, लेकिन मेनली ये 4 ऑर्गन्स को इन्वॉल्व करता है: नाक, साइनसेस, आइज और ब्रेन। नाक में ऐसे लगेगा कि स्टफीनेस है, नाक बंद है, सांस में दिक्कत हो रही है, नाक में अंदर सूजन है, खून आ सकता है, कुछ काला पदार्थ बाहर निकल सकता है, काले धब्बे हो सकते हैं मुंह में या नाक में, फेस पे स्वेलिंग हो सकती है, पेन हो सकता है, टेंडरनेस हो सकती है। टेंडरनेस यानी अगर हम हाथ लगाएंगे तो दर्द होना। अब बात करते हैं आँखों की। आँखों में सूजन हो सकती है, बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है, आँख बाहर की तरफ आ सकती है जिसे प्रोप्टोसिस बोल सकते हैं, आँख हिलना बंद हो सकती है, बंद होना बंद हो सकती है, दिखना बंद हो सकता है, मेंटल कन्फ्यूज़न, चक्कर आना, ये सिम्टम्स हैं। अब अगर पेशेंट अर्ली स्टेजेस में हमारे पास आता है तो हम उसका CT MRI करवाते हैं, ये जानने के लिए कि इस फंगस का स्प्रेड कहाँ तक है, ये कहाँ तक पहुँचा। लेकिन अगर पेशेंट बहुत ही अर्ली स्टेज में आ जाता है तो कई बार ऐसा होता है कि CT MRI में नहीं दिख पाती फंगल, उसके लिए हमें बायोप्सी लेनी पड़ती है, यानी कोई ऐसा टिश्यू लेना पड़ता है बॉडी का जिसको हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं और देखते हैं कि उसमें फंगस मौजूद है या नहीं। अब जानते हैं कि ये ब्लैक फंगस कोविड पेशेंट्स में क्यों हो रहा है। कोविड में 90% से ज़्यादा ये उन पेशेंट्स में हो रहा है जो ऑलरेडी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हैं, मेनली अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ वाले। इसका कारण क्या है? कोविड इन्फेक्शन से इम्यूनिटी वैसे ही कम है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है तो इम्यूनिटी ऑलरेडी कम है, उसके बाद स्टेरॉइड्स दिए जा रहे हैं, उससे इम्यूनिटी और कम हो गई। फिर कुछ पेशेंट्स को लंबे टाइम तक अगर हॉस्पिटल एडमिशन की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पे उनको इंजेक्शन दिए जाते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी, उससे इम्यूनिटी और कम हो जाती है। फिर जो हम ऑक्सीजन देते हैं ट्यूब से, उसमें काफ़ी लंबे टाइम तक मॉइस्चर रहने की वजह से भी वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, स्पोर हमारे अंदर जा सकते हैं। तो ये बहुत सारे कारण हैं
म्यूकरमाइकोसिस के। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम डर जाएं कि अच्छा स्टेरॉइड से म्यूकरमाइकोसिस होता है तो हमें कोविड हुआ है, हम स्टेरॉइड नहीं लेंगे। म्यूकरमाइकोसिस तो बहुत ही रेयर इन्फेक्शन है। सबसे इम्पॉर्टेंट है कोविड से अपनी जान बचाना। इसलिए अगर सैचुरेशन कम हो रही है तो स्टेरॉइड तो लेने ही होंगे, बट ये ध्यान रखें कि उतनी ही टाइम के लिए स्टेरॉइड लें जितना ज़रूरी है। डॉक्टर की सलाह से ही स्टेरॉइड लें। और जैसे ही ऑक्सीजन सैचुरेशन अच्छी आ रही है, 96-97 पे आ रही है, ट्राई करें एक्सरसाइज शुरू करें, स्पायरोमेट्री एक्सरसाइज शुरू करें। ऐसी पोजीशन में लेटें, सीधा ना लेटें, ऐसी पोजीशन में लेटें जहाँ पे ऑक्सीजन सैचुरेशन आपकी बेटर होती है। ट्राई करें उल्टा लेटने की, सेल्फ प्रोनिंग करें। यहाँ आपका ये समझना ज़रूरी है कि कोरोना की फर्स्ट वेव, पहली लहर में भी म्यूकरमाइकोसिस के पेशेंट देखने को मिले थे, बट क्योंकि कोविड कुछ पेशेंट्स में हुआ था और म्यूकरमाइकोसिस इतना रेयर है कि वो थोड़े से पेशेंट में हुआ, इसलिए न्यूज़ और मीडिया में नहीं आ पाया। अब कोविड ज़्यादा पॉपुलेशन में हो रहा है, इसलिए म्यूकरमाइकोसिस के पेशेंट भी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, इसलिए इतना ज़्यादा न्यूज़ और मीडिया में आपको म्यूकरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस के बारे में सुनने को मिल रहा है। आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है अगर आप एडल्ट हैं, स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी है। हाँ, अगर आप इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हैं तो आप अपने फिजिशियन से बात करें, अपनी शुगर कंट्रोल रखें और अपना ध्यान रखें। मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो के बाद ब्लैक फंगस से रिलेटेड आपके सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर मेबल और आज बात करेंगे फंगस, काला, सफ़ेद और अब पीला। आपने मीडिया न्यूज़ में सुना होगा, देश पर काले फंगस के बाद अब सफ़ेद और पीले का हमला। तो अब मैं आपको ये बता दूं कि ये फंगस कोई नई चीज़ नहीं है, ये दुनिया में हमेशा से मौजूद है, हमारे आसपास, हमारे वातावरण में। आपने ये देखा होगा कि अगर ब्रेड या कोई और चीज़ 3-4 दिन बाहर पड़ी रह जाए तो उस पर फफूंद सफ़ेद कलर का डेवलप हो जाता है, इसी को ही फंगस कहते हैं। ये सभी तरह के फंगस अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है, यानी जब इन्हें अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मौका मिलेगा, तभी ये इन्फेक्शन कॉज करेंगे। चाहे वो ब्लैक फंगस हो, वाइट फंगस हो, अब येलो फंगस हो, ये सभी वैरायटीज़ म्यूकरमाइकोसिस, कैंडिडा, एस्परजिलोसिस, हिस्टोप्लाज्मोसिस, क्रिप्टोकोकस और बहुत सारे। इस फंगस को मौका, अपॉर्चुनिटी मिलेगी कब हमें इन्फेक्ट करने की? जब हमारी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कम होगी, जैसे अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़। यहाँ पे मैं बोल रही हूँ अनकंट्रोल्ड। शुगर के पेशेंट्स को डरने की ज़रूरत नहीं है, वो पेशेंट्स जिनकी शुगर कंट्रोल में नहीं है। इसके अलावा ऑर्गन ट्रांसप्लांट जैसे किडनी ट्रांसप्लांट, ये पेशेंट्स इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स पे बहुत लंबे टाइम तक रहते हैं, इसलिए इनकी इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है। इसके अलावा HIV एड्स पेशेंट, कैंसर पेशेंट और अब कोविड पेशेंट्स जो बहुत लंबे समय तक हॉस्पिटल में एडमिट है, जिन्हें ऑक्सीजन चल रही है, स्टेरॉइड्स चल रहे हैं। अगर पहले बात करें ब्लैक फंगस म्यूकरमाइकोसिस की, तो ये इन्फेक्शन मेनली हमारे साइनसेस, नाक, आँख और दिमाग को इन्वॉल्व करता है। कुछ रेयर केसेस में निमोनिया या अदर ऑर्गन्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। अब यहाँ ये बात ध्यान रखने की है कि अगर अर्ली डायग्नोसिस हो जाती है, हमें पता चल जाता है, तो इसका ट्रीटमेंट है एंटी फंगल इंजेक्शन, इंट्रावेनस एम्फोटेरिसिन भी दे सकते हैं। अब अगर बात करें सफ़ेद फंगस की, वाइट फंगस जिसे कैंडिडा बोलते हैं, ये इन्फेक्शन बहुत कॉमन है और बहुत पहले से चला आ रहा है। इसमें वाइट पैचेस होती हैं मुंह में, गले में, टंग पे, जीभ पे। इसके अलावा ये प्राइवेट पार्ट को भी इन्वॉल्व कर सकता है। बहुत ही रेयर है कि अगर ये इन्फेक्शन खून में चला जाए और कैंडिडीमिया कॉज करे तो। अब बात करते हैं पीले फंगस की। इसका अभी तक एक ही केस सामने आया है यूपी के गाज़ियाबाद में। 45 ईयर मेल जो कोविड पॉजिटिव था, बहुत लंबे टाइम से उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, उसे ब्लैक फंगस और वाइट फंगस है और उसके बाद उसमें येलो फंगस डिटेक्ट हुआ है। यानी आप समझ सकते हैं कि उसकी इम्यूनिटी कितनी कम होगी। ये येलो फंगस बहुत ही रेयर फंगस है जिसका पहला केस इंसानों में देखा गया है। पहले ये रेप्टाइल्स
यानी जो रेंगने वाले जानवर हैं जैसे छिपकली, इनमें पाया जाता है। ये येलो फंगस इंटरनल ऑर्गन्स को अफेक्ट कर सकता है। इसके लक्षण हो सकते हैं बहुत ज़्यादा थकावट होना, भूख ना लगना, तेज़ी से वज़न कम होना, पस होना, कोई चोट लगने पे वो जल्दी से ठीक ना होना। लेकिन इसका भी इलाज है, अगर सही टाइम पे पता चल जाए तो ये भी म्यूकरमाइकोसिस की तरह इंट्रावेनस एम्फोटेरिसिन बी के इंजेक्शन से ठीक हो सकता है। ये सब कंडीशन जिनमें फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, ये उन लोगों के बारे में है जिनकी इम्यूनिटी बहुत कम है, इसलिए आम जनता को घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, पैनिक होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अगर आप इस YouTube चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे आगे भी हेल्थ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मेबल और आज बात करेंगे कि होम आइसोलेशन, होम क्वारंटाइन में अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन डिप हो जाए तो अब क्या करें। सबसे पहले आपको अपनी ऑक्सीजन सैचुरेशन 2-3 बार चेक करनी है। रीडिंग कम से कम 30 सेकंड से 1 मिनट तक स्टेबल रहनी चाहिए पल्स ऑक्सीमीटर में। दूसरा, घर में मौजूद बाकी मेंबर्स के साथ भी आप पल्स ऑक्सीमीटर यूज़ करके देखें, ऐसा ना हो कि पल्स ऑक्सीमीटर ही ख़राब हो और ये फॉल्स अलार्म। तीसरा, आप थोड़ी देर चल के देखिए, अगर उससे पल्स ऑक्सीमीटर की रीडिंग बेटर हो रही है, ऑक्सीजन सैचुरेशन बेटर हो रही है तो घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर रीडिंग कम हो रही है, इसका मतलब निमोनिया हो चुका है, अब हमें हॉस्पिटल जाने की और ऑक्सीजन थेरेपी लेने की ज़रूरत है। इस कंडीशन में आपको पैनिक नहीं होना, घबराना नहीं है, आपको अपनी हॉस्पिटल अथॉरिटी से बात करनी है। इसके बाद पेशेंट को उल्टा लेटा लीजिए प्रोन पोजीशन में, यानी पेट के बल, लेकिन पेट दबना नहीं चाहिए। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एक पिलो या तकिया अपर चेस्ट और एक पिलो हिप जॉइंट के नीचे लगा दीजिए, जिससे पेट की फ्री मूवमेंट हो, उसके ऊपर जो डायफ्राम है उसकी फ्री मूवमेंट हो, लंग्स इजीली एक्सपैंड कर सकें। सेल्फ प्रोनिंग, ये एक प्रूवन मेथड है। स्टडीज़ के अनुसार 70% से ज़्यादा लोगों में सेल्फ प्रोनिंग से ऑक्सीजन सैचुरेशन काफ़ी हद तक बढ़ाई जा सकती है। ये प्रोसीजर मेन आईसीयू में यूज़ करते हैं जब सीरियस पेशेंट की ऑक्सीजन सैचुरेशन डिप हो रही हो। तो हम सेल्फ प्रोनिंग करेंगे कम से कम 2 घंटे के लिए अगर पॉसिबल हो सके। इससे क्या होगा कि आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन बढ़ सकती है और हो सकता है कि आपको हॉस्पिटल एडमिशन की ज़रूरत ही ना पड़े, और अगर ज़रूरत पड़े तो उस टाइम आपको कम ऑक्सीजन में ही काम चल जाए। मीन टाइम आप अपने फिजिशियन से कॉल कीजिए और स्टीरॉयड, एंटी इन्फ्लेमेटरी स्टीरॉयड शुरू कर लीजिए। आप टैबलेट प्रेडनिसोलोन ले सकते हैं 40 मिलीग्राम, अगर वो ना मिले तो आप डेक्सामेथासोन 6 मिलीग्राम भी शुरू कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मेबल और आज बात करेंगे पोस्ट कोविड रिकवरी सिम्टम्स, जिसे पोस्ट कोविड सिंड्रोम भी कहा जाता है, यानी कोविड हो जाने के बाद क्या क्या लक्षण बच जाते हैं और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। कोविड हो जाने के बाद पूरी रिकवरी कुछ दिनों में होगी, हफ्तों में होगी या महीनों में होगी, ये बहुत ज़्यादा फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे आपकी उम्र कितनी है, कोएग्जिस्टिंग कंडीशंस, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, दिल की बीमारी, किडनी की प्रॉब्लम, मोटापा इत्यादि। इसके अलावा जो आपको कोविड हुआ था उसकी इंटेंसिटी कितनी थी उस इन्फेक्शन की, क्या आपको हॉस्पिटल एडमिशन की ज़रूरत पड़ी थी या नहीं, आपके लंग्स में कितना डीपली वो इन्फेक्शन प्रेजेंट था, स्कार मौजूद है या नहीं। इसके अलावा एक पॉइंट है जिसे मैक्सिमम लोग निगलेक्ट करते हैं, वो है स्ट्रेस, तनाव। एक हैप्पी हेल्दी एनवायरनमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है स्पीडी रिकवरी के लिए। अब बात करते हैं कि कोविड ठीक हो जाने के बाद क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं और उसे ट्रीट कैसे करना है। जनरली 2 से 3 हफ्तों के बीच में पूरी तरह रिकवरी हो जाती है, लेकिन कुछ लोगों में 2 से 3 महीने भी लग सकते हैं। 80% से ज़्यादा पेशेंट्स में थकावट, हाथ पैर दर्द होना, सिर दर्द होना, ज़्यादा नींद आना देखने को मिलता है। इसका कारण क्या है? जब वायरस हमारी बॉडी में एंटर करता है तो हमारे बॉडी का डिफेंस मैकेनिज़्म केमिकल्स प्रोड्यूस करता है, ज़्यादातर साइटोकाइन्स,
वो हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों में इन्फ्लेमेशन, सूजन करता है, जिसके कारण हमारे शरीर में थकावट होती है और टाइम लगता है हील होने के लिए। अब इससे डील कैसे करें? सबसे पहले आपको कम से कम 1 हफ्ता कोविड नेगेटिव होने के बाद 1 हफ्ता पूरा आराम करना है, अच्छे से नींद लेनी है, अपने शरीर को टाइम देना है हील करने के लिए। न्यूट्रिशियस फूड खाना है, हाई प्रोटीन, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड लेना है, 2 से 4 लीटर फ्लूइड दिन में लेना है, जिसमें आप पानी ले सकते हैं, दूध, कॉफ़ी, लस्सी, जूसेस, सूप, जिसके कारण आप में बॉडी में जो टॉक्सिन्स डिपॉजिट हैं वो रिमूव हो सकें। आप लाइट एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा, मेडिटेशन, हैवी एक्सरसाइजेस अवॉइड करें, अपनी बॉडी को एक्सर्ट ना करें, आराम करें। अगला लक्षण आता है पोस्ट कोविड कॉफ यानी खांसी का आना। कोविड से हमारे एयरवेज और लंग्स में डैमेज होता है, हमारा बॉडी का डिफेंस मैकेनिज़्म कॉफ रिफ्लेक्स से जो डेब्रिस डिपॉजिट है उसे बॉडी से बाहर निकालने की कोशिश करता है। इसलिए जितना ज़्यादा एयरवेज और लंग्स का डैमेज हुआ होगा उतने ही लंबे टाइम तक खांसी रहेगी। अब ये खांसी ड्राई भी हो सकती है और बलगम के साथ भी हो सकती है। अगर ड्राई खांसी है तो आपको क्या करना है? आप एंटीटसिव सिरप्स ले सकते हैं। इसके अलावा अदरक और शहद का मिक्सचर काफ़ी लाभदायक रहता है। अगर बलगम आ रही है तो आपको म्यूकोलाइटिक्स लेने चाहिए, जो बलगम को पतला करके शरीर से बाहर निकालते हैं। अगर खांसी के साथ सांस में भी दिक्कत है, मतलब जो आपकी एयरवेज हैं, सांस की नली है, वो छोटी हो गई है, उसमें सूजन है, इन्फ्लेमेशन है, उसके लिए आप इनहेलर्स, म्यूकोडाइलेटर्स, स्टेरॉइड्स ले सकते हैं, जिससे इन्फ्लेमेशन कम हो जाए और सांस आने में आराम हो। आपको स्टीम लेनी चाहिए, जिससे जो आपके ड्राई एयरवेज हैं वो मॉइस्ट हो जाएं। आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, वो भी काफ़ी लाभदायक रहेगी। अगला लक्षण जो पोस्ट कोविड फेज़ में काफ़ी कॉमन है, सेंस ऑफ स्मेल और टेस्ट अभी तक नहीं आई है, क्या करें? आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 90% से ज़्यादा पेशेंट्स में 2 से 3 हफ्तों में पूरी रिकवरी हो जाती है। कुछ लोगों में 2 से 3 महीने भी लग सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि इसका कारण क्या है। कोरोना वायरस हमारे नाक में प्रेजेंट रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देता है, जो सेंस ऑफ स्मेल को हमारे ब्रेन तक लेके जाता है। जैसे ही सेंस ऑफ स्मेल जाती है, वैसे ही सेंस ऑफ टेस्ट भी चली जाती है, क्योंकि ये दोनों इंद्रियां आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। अब हम क्या करें कि हमारी रिकवरी फास्ट हो? कुछ स्टडीज़ के अनुसार ओल्फैक्टरी ट्रेनिंग, यानी हमें 4 तरह की खुशबुओं को सूंघना है और उसे रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करनी है। इससे हमारी रिकवरी फास्ट हो सकती है। इसमें हमें क्या करना है? सुबह और शाम 4 खुशबुएं, लेमन, नींबू, रोज़, गुलाब, क्लोव, लौंग और यूकलिप्टस ऑयल, इन चारों को सूंघना है 20-20 सेकंड के लिए, और 2 खुशबुओं के बीच में 15 से 20 सेकंड का गैप होना चाहिए। इसके अलावा कुछ स्टडीज़ बोलती हैं कि हमें नेज़ल स्टेरॉइड यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इससे इन्फ्लेमेशन, जो सूजन है ऑल्फैक्टरी बल्ब या रिसेप्टर की, वो कम हो सकती है और रिकवरी फास्ट हो सकती है। अगला लक्षण है लो ग्रेड फीवर, यानी हमेशा ऐसे लगना कि बुखार है, लेकिन जब आप थर्मोमीटर से नापते हैं तो 99 या 99.5 से ज़्यादा नहीं होता। सबसे पहले जानते हैं इसका कारण क्या है। हमारे ब्रेन में एक पॉइंट होता है थर्मोस्टेट, जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करता है। जैसे ही कोविड बॉडी में एंटर करता है, हमारी बॉडी डिफेंस मैकेनिज़्म कुछ केमिकल्स प्रोड्यूस करती हैं। ये केमिकल्स इस थर्मोस्टेट पॉइंट को हाई पे सेट कर देता है और इसको नॉर्मल होने में टाइम लगता है। इसलिए अगर टेम्परेचर 99 के अराउंड रहता है तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आराम कीजिए, अच्छा खाना खाइए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए। लेकिन अगर टेम्परेचर 100 से ज़्यादा आता है तो आपको ब्लड टेस्ट करवाने की ज़रूरत है, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स करवाने की ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है कि कोविड की वजह से इम्यूनिटी कम हुई है और कोई नया इन्फेक्शन लग गया हो, तो इसलिए उस टाइम आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। अगला आता है न्यूरोसाइकेट्रिक सिम्टम्स। ये पोस्ट कोविड फेज़ में बहुत कॉमनली देखा जा रहा है। घबराहट, नींद ना आना, एंजाइटी, डिप्रेशन, डर, अकेलेपन का डर कि मुझे इन्फेक्शन दोबारा ना हो जाए, कुछ हो ना जाए।
इसके लिए आप हिम्मत रखें, बिल्कुल भी ना घबराएं। ट्राई करें कि जैसे ही आपका क्वारंटाइन पीरियड ख़त्म होता है, सोशली इंटरेक्ट करें, घर वालों से, रिश्तेदारों से, फ्रेंड से मिलें, इंडोर गेम्स खेलें, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ें और खुश रहें। दूसरा, विटामिन डी और डिप्रेशन, ये भी आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, इसलिए कोशिश करें कि आधे घंटे से 1 घंटा आप धूप में बैठें। इन सब चीज़ें करने के बावजूद अगर आप में डिप्रेशन, एंग्जाइटी कंटिन्यूस है तो साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट करने में कोई भी शर्म महसूस नहीं करनी है। अब बात करते हैं वार्निंग साइंस की। अगर अचानक से सांस फूलने लगे, छाती में दर्द शुरू हो जाए या शरीर के किसी भी हिस्से में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होने लगे तो आपको अपने डॉक्टर से इमीडिएटली कांटेक्ट करना है, क्योंकि कुछ पेशेंट्स में ब्लड क्लॉट, खून के थक्के, दिल की, दिमाग की या फेफड़ों की आर्टरीज को ब्लॉक कर देते हैं, जिसके कारण हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक या पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है। और ये तीनों ही कंडीशन जानलेवा है अगर सही टाइम पे ट्रीटमेंट ना मिले। इसके अलावा आपके डॉक्टर ने पोस्ट कोविड फेज़ में जो भी आपको दवाइयाँ लेने के लिए बोला है वो आपको लेनी है, और डॉक्टर से बिना डिस्कस किए कोई भी दवाई अपने आप नहीं छोड़नी। अंत में मैं यही कामना करूँगी कि आप सब स्वस्थ रहें, सेफ रहें, खुश रहें। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मेबल और आज बात करेंगे 7M अप्रोच यूज़ कर होम क्वारंटाइन कैसे करें और अपना ध्यान कैसे रखें। तो आइए शुरू करते हैं। 7M अप्रोच में पहला M है मिक्सिंग, यानी जब भी आपको कोविड का कोई सिम्टम आए। अब वो सिम्टम क्या हो सकते हैं? पहली वेव में कॉमन सिम्टम्स थे बुखार, गला खराब, खांसी। इस दूसरी वेव में बहुत अलग अलग तरह के सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। ये लक्षण ज़्यादातर हैं कंजक्टिवाइटिस, आँख का लाल हो जाना, आँख से पानी आना। इसके अलावा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स, पेट दर्द, उल्टी आना, दस्त लगना, सेंस ऑफ स्मेल और टेस्ट चले जाना, जीभ सूज जाना, मुंह में सूखापन होना, मेंटल कन्फ्यूज़न, सिर भारी होना, चक्कर आना, एट्सेट्रा। अगर आप में ये कोई सिम्टम आता है तो आपको अपनी कोविड जांच करवानी है। मीन टाइम, जब तक रिज़ल्ट आता है कोविड जांच का, आपको अपने आप को होम आइसोलेशन करनी है, सेल्फ आइसोलेशन करनी है, होम क्वारंटाइन करना है। अगर ये रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो भी आपको अपने आप को कोविड पॉजिटिव पेशेंट समझकर होम क्वारंटाइन ही करना है जब तक आप ठीक ना हो जाए। इसका कारण ये है कि RT-PCR की 30% से ज़्यादा लोगों में रिज़ल्ट फॉल्स नेगेटिव आते हैं। अब होम क्वारंटाइन में आपको ये ध्यान रखना है कि अगर पॉसिबल हो तो आपको ऐसा रूम लेना है जिसके साथ अटैच्ड वॉशरूम हो, और अगर रूम में खिड़कियां हैं तो उसे खोल के रखें, वॉशरूम में एग्जॉस्ट चला के रखें और किसी भी लोगों से ना मिलें। 7M अप्रोच में दूसरा M है माइंडसेट। बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना, घबराना नहीं है, क्योंकि 80% से ज़्यादा लोगों में कुछ दिन से कुछ हफ्तों में पूरी तरह आराम आ जाता है। अगर आपको साथ में कोई और कंडीशन है जैसे हाइपरटेंशन, शुगर, हार्ट डिजीज़, किडनी डिजीज़, तो आप अपने फिजिशियन से बात करें। माइंडसेट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने अपनी डेली रूटीन प्रैक्टिस में देखा है कि सेम बीमारी, सेम कंडीशन, सेम ट्रीटमेंट, लेकिन रिज़ल्ट बिल्कुल डिफरेंट डिपेंडिंग अपॉन द माइंडसेट। ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि अगर आप चिंता में रहते हैं, घबराए हुए रहते हैं, पैनिक रहते हैं, तो बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जो हमारी इम्यूनिटी को कम करते हैं और रिकवरी भी स्लो करते हैं। इसलिए सकारात्मक रहें, अच्छी किताबें पढ़ें, टीवी देखें, उन लोगों से बात करें जिनसे बात करके आपको अच्छा लगता है, नेगेटिव न्यूज़ ना सुने, हिम्मत से रहें, ये टाइम भी निकल जाएगा। 7M अप्रोच का तीसरा M है मॉनिटरिंग। इसके लिए आपके पास 2 इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए, थर्मोमीटर जिससे आप अपना टेम्परेचर नोट करेंगे और दूसरा है पल्स ऑक्सीमीटर जिससे आप अपना हार्ट रेट और आपके ब्लड में ऑक्सीजन की कितनी सैचुरेशन है ये नोट करेंगे।
इस पल्स ऑक्सीमीटर को यूज़ करते हुए कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला, जिस भी फिंगर में आप इसको यूज़ कर रहे हैं उस पर नेल पेंट नहीं होना चाहिए, उस पर चोट नहीं लगी होनी चाहिए, इवन चोट का निशान भी नहीं होना चाहिए, वरना रीडिंग गलत आ सकती है। दूसरा, जब आप पल्स ऑक्सीमीटर खरीदें उस टाइम आप 2 से ज़्यादा लोगों में ये लगा के देखें, ऐसे ना हो कि उसकी बैटरी कम है या वो ख़राब है। इसके बाद आपको अपना टेम्परेचर और पल्स ऑक्सीमीटर की रीडिंग दिन में 3 बार लेनी है और उसे नोट करना है, और आप जिस भी डॉक्टर के साथ कंसल्ट कर रहे हैं उन्हें बताना है। चौथा एम है मील्स। आपको न्यूट्रिशियस फूड खाना है, हाई प्रोटीन डाइट लेनी है, जिसके लिए आप पनीर, सोयाबीन, दूध, दही, चने ये ले सकते हैं, अंडे खा सकते हैं, मीट खा सकते हैं। कम चिकनाई वाला खाना खाएं, घी तेल कम लें। इसके अलावा जंक फूड अवॉइड करें। ट्राई करें कि फ्रेशली प्रिपेयर्ड होममेड फूड ही हो, बाहर से खाना लेकर ना खाएं। आपको अपने आप को हाइड्रेट रखना है। दिन में 3 से 4 लीटर फ्लूइड आपके अंदर जाना चाहिए। इसके लिए आप पानी पी सकते हैं, जूसेस ले सकते हैं, सूप ले सकते हैं, चाय, कॉफ़ी, लस्सी। इसके अलावा आप फ्रेश फ्रूट्स खा सकते हैं, ऑरेंज, लेमन, इनमें विटामिन सी होता है जो रिकवरी को फास्ट करता है। 5वां एम आता है मूवमेंट्स। आपको अच्छे से रेस्ट लेना है। इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि अगर आप अच्छे से रेस्ट लेंगे तो हीलिंग फास्ट होगी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप पूरे टाइम बेड पे ही रहें। आपको दिन में 3 से 4 बार 10 से 15 मिनट के लिए अपने रूम में वॉक करनी है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है, जॉइंट एक्सरसाइज करनी है। इसके अलावा आप 2 घंटे के लिए अपने पेट के बल प्रोन पोजीशन में लेट सकते हैं। इससे आपके लंग्स एक्सपैंड होंगे और ऑक्सीजन सैचुरेशन इंक्रीज़ होगी। ये एक साइंटिफिकली प्रूवन मेथड है जिसे सेल्फ प्रोनिंग कहते हैं। मेनली ये तब यूज़ किया जाता है जब ऑक्सीजन सैचुरेशन ड्रॉप हो रही हो। इसमें क्या करना होता है कि आपको उल्टा लेटना है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि आपका पेट प्रेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस एरिया में डायफ्राम भी है। उसकी फ्री मूवमेंट ज़रूरी है अच्छी ब्रीदिंग के लिए। इसके लिए आप क्या करेंगे, एक पिलो, एक तकिया आप अपने चेस्ट के नीचे लगाएंगे, अपर चेस्ट, जिस पे चिन को रखेंगे, और 3-4 तकिए आप अपने पेल्विक एरिया में हिप जॉइंट के नीचे लगाएंगे, जिससे बेड और आपके पेट में कम से कम इतना डिफरेंस हो और आपका पेट इजीली मूव कर सके। 6th एम आता है मेडिसिन। यहाँ ये बात समझने वाली है कि कोरोना वायरस की कोई भी मेडिसिन नहीं है। जो मेडिसिन हम दे रहे हैं, जो दवाइयाँ हम दे रहे हैं, वो सिम्टम्स, लक्षण की दे रहे हैं। जैसे अगर आपको बुखार है तो आप पैरासीटामोल लें। पैरासीटामोल आप दिन में 4 बार तक ले सकते हैं। अगर बीच में और ज़्यादा बुखार होता है तो आप कोल्ड स्पॉन्जिंग यानी ठंडे पानी की पट्टियाँ कर सकते हैं, सिर पे लगा सकते हैं, हाथ पे, पैर पे लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर गला दर्द है तो आप नमक वाले पानी के गार्गल्स, गरारे कर सकते हैं, बीटाडीन गार्गल्स कर सकते हैं, उससे आराम मिल सकता है। अगर आपको डायरिया है, पेट ख़राब है, आप ORS सॉल्यूशन ले सकते हैं। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा फ्लूइड लॉस हो रहा है, बहुत ज़्यादा डायरिया हो रहा है, तो आप अपने डॉक्टर से बात करें। 7th एम है मूवमेंट टू हॉस्पिटल। कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं, कौन से ऐसे साइंस हैं जिनसे हमें पता चलेगा कि अब हमें ज़रूरत है होम क्वारंटाइन ख़त्म कर कर हॉस्पिटल की तरफ मूव करने की। सबसे इम्पॉर्टेंट है ऑक्सीजन सैचुरेशन। अगर पल्स ऑक्सीमीटर में ऑक्सीजन सैचुरेशन 94 से कम आती है तो आपको हॉस्पिटल एडमिशन की ज़रूरत है, और जब तक आप हॉस्पिटल में जाते हैं उससे पहले आप घर में प्रोन पोजीशन में लेटें, सेल्फ प्रोनिंग करें। दूसरा, अगर आपका बुखार 3 दिन से नहीं उतर रहा तब भी आपको हॉस्पिटल एडमिशन की ज़रूरत है। इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा डायरिया है, बहुत ज़्यादा फ्लूइड लॉस हो रहा है, दस्त लग रहे हैं, उल्टी हो रही है, बहुत ज़्यादा सीवियर पेट दर्द हो रहा है, आप डार्क कलर का यूरिन आ रहा है, बहुत ज़्यादा कफ है, बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है, तब भी आपको हॉस्पिटल एडमिशन की ज़रूरत है। आज के इस वीडियो में हमने 7M अप्रोच होम क्वारंटाइन, घर में ध्यान कैसे रखें, सीखा। मिक्सिंग, पॉजिटिव माइंडसेट, मॉनिटरिंग, मील्स, मूवमेंट,
मेडिसिन एंड मूवमेंट टू हॉस्पिटल। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर मेबल और आज बात करेंगे 7M अप्रोच यूज़ कर होम क्वारंटाइन कैसे करें और अपना ध्यान कैसे रखें। तो आइए शुरू करते हैं। 7M अप्रोच में पहला M है मिक्सिंग, यानी जब भी आपको कोविड का कोई सिम्टम आए। अब वो सिम्टम क्या हो सकते हैं? पहली वेव में कॉमन सिम्टम्स थे बुखार, गला खराब, खांसी। इस दूसरी वेव में बहुत अलग अलग तरह के सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। ये लक्षण ज़्यादातर हैं कंजक्टिवाइटिस, आँख का लाल हो जाना, आँख से पानी आना। इसके अलावा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स, पेट दर्द, उल्टी आना, दस्त लगना, सेंस ऑफ स्मेल और टेस्ट चले जाना, जीभ सूज जाना, मुंह में सूखापन होना, मेंटल कन्फ्यूज़न, सिर भारी होना, चक्कर आना, एट्सेट्रा। अगर आप में ये कोई सिम्टम आता है तो आपको अपनी कोविड जांच करवानी है। मीन टाइम, जब तक रिज़ल्ट आता है कोविड जांच का, आपको अपने आप को होम आइसोलेशन करनी है, सेल्फ आइसोलेशन करनी है, होम क्वारंटाइन करना है। अगर ये रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो भी आपको अपने आप को कोविड पॉजिटिव पेशेंट समझकर होम क्वारंटाइन ही करना है जब तक आप ठीक ना हो जाए। इसका कारण ये है कि RT-PCR की 30% से ज़्यादा लोगों में रिज़ल्ट फॉल्स नेगेटिव आते हैं। अब होम क्वारंटाइन में आपको ये ध्यान रखना है कि अगर पॉसिबल हो तो आपको ऐसा रूम लेना है जिसके साथ अटैच्ड वॉशरूम हो, और अगर रूम में खिड़कियां हैं तो उसे खोल के रखें, वॉशरूम में एग्जॉस्ट चला के रखें और किसी भी लोगों से ना मिलें। 7M अप्रोच में दूसरा M है माइंडसेट। बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना, घबराना नहीं है, क्योंकि 80% से ज़्यादा लोगों में कुछ दिन से कुछ हफ्तों में पूरी तरह आराम आ जाता है। अगर आपको साथ में कोई और कंडीशन है जैसे हाइपरटेंशन, शुगर, हार्ट डिजीज़, किडनी डिजीज़, तो आप अपने फिजिशियन से बात करें। माइंडसेट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने अपनी डेली रूटीन प्रैक्टिस में देखा है कि सेम बीमारी, सेम कंडीशन, सेम ट्रीटमेंट, लेकिन रिजल्ट बिल्कुल डिफरेंट डिपेंडिंग अपॉन द माइंडसेट। ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि अगर आप चिंता में रहते हैं, घबराए हुए रहते हैं, पैनिक रहते हैं, तो बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जो हमारी इम्यूनिटी को कम करते हैं और रिकवरी भी स्लो करते हैं। इसलिए सकारात्मक रहें, अच्छी किताबें पढ़ें, टीवी देखें, उन लोगों से बात करें जिनसे बात करके आपको अच्छा लगता है, नेगेटिव न्यूज़ ना सुने, हिम्मत से रहें, ये टाइम भी निकल जाएगा। 7M अप्रोच का तीसरा M है मॉनिटरिंग। इसके लिए आपके पास 2 इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए, थर्मोमीटर जिससे आप अपना टेम्परेचर नोट करेंगे और दूसरा है पल्स ऑक्सीमीटर जिससे आप अपना हार्ट रेट और आपके ब्लड में ऑक्सीजन की कितनी सैचुरेशन है ये नोट करेंगे। इस पल्स ऑक्सीमीटर को यूज़ करते हुए कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला, जिस भी फिंगर में आप इसको यूज़ कर रहे हैं उस पर नेल पेंट नहीं होना चाहिए, उस पर चोट नहीं लगी होनी चाहिए, इवन चोट का निशान भी नहीं होना चाहिए, वरना रीडिंग गलत आ सकती है। दूसरा, जब आप पल्स ऑक्सीमीटर खरीदें उस टाइम आप 2 से ज़्यादा लोगों में ये लगा के देखें, ऐसे ना हो कि उसकी बैटरी कम है या वो ख़राब है। इसके बाद आपको अपना टेम्परेचर और पल्स ऑक्सीमीटर की रीडिंग दिन में 3 बार लेनी है और उसे नोट करना है, और आप जिस भी डॉक्टर के साथ कंसल्ट कर रहे हैं उन्हें बताना है। चौथा M है मील्स। आपको न्यूट्रिशियस फूड खाना है, हाई प्रोटीन डाइट लेनी है जिसके लिए आप पनीर, सोयाबीन, दूध, दही, चने ये ले सकते हैं, अंडे खा सकते हैं, मीट खा सकते हैं। कम चिकनाई वाला खाना खाएं, घी तेल कम लें। इसके अलावा जंक फूड अवॉइड करें। ट्राई करें कि फ्रेशली प्रिपेयर्ड होममेड फूड हो, बाहर से खाना लेकर ना खाएं। आपको अपने आप को हाइड्रेट रखना है। दिन में 3 से 4 लीटर फ्लूइड आपके अंदर जाना चाहिए। इसके लिए आप पानी पी सकते हैं, जूसेस ले सकते हैं, सूप ले सकते हैं, चाय, कॉफ़ी, लस्सी। इसके अलावा आप फ्रेश फ्रूट्स खा सकते हैं, ऑरेंज, लेमन, इनमें विटामिन C होता है जो रिकवरी को फास्ट करता है। 5वां M आता है मूवमेंट्स। आपको अच्छे से रेस्ट लेना है। इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि अगर आप अच्छे से रेस्ट लेंगे तो हीलिंग फास्ट होगी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप पूरे टाइम बेड पे ही रहें। आपको दिन में 3 से 4 बार 10 से 15 मिनट के लिए अपने
रूम में वॉक करनी है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है, जॉइंट एक्सरसाइज करनी है। इसके अलावा आप 2 घंटे के लिए अपने पेट के बल प्रोन पोजीशन में लेट सकते हैं। इससे आपके लंग्स एक्सपैंड होंगे और ऑक्सीजन सैचुरेशन इंक्रीज होगी। ये एक साइंटिफिकली प्रूवन मेथड है जिसे सेल्फ प्रोनिंग कहते हैं। मेनली ये तब यूज़ किया जाता है जब ऑक्सीजन सैचुरेशन ड्रॉप हो रही हो। इसमें क्या करना होता है कि आपको उल्टा लेटना है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि आपका पेट प्रेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस एरिया में डायफ्राम भी है। उसकी फ्री मूवमेंट ज़रूरी है अच्छी ब्रीदिंग के लिए। इसके लिए आप क्या करेंगे, एक पिलो, एक तकिया आप अपने चेस्ट के नीचे लगाएंगे, अपर चेस्ट, जिस पे चिन को रखेंगे, और 3-4 तकिए आप अपने पेल्विक एरिया में हिप जॉइंट के नीचे लगाएंगे, जिससे बेड और आपके पेट में कम से कम इतना डिफरेंस हो और आपका पेट इजीली मूव कर सके। 6th M आता है मेडिसिन। यहाँ ये बात समझने वाली है कि कोरोना वायरस की कोई भी मेडिसिन नहीं है। जो मेडिसिन हम दे रहे हैं, जो दवाइयाँ हम दे रहे हैं, वो सिम्टम्स, लक्षण की दे रहे हैं। जैसे अगर आपको बुखार है तो आप पैरासीटामोल लें। पैरासीटामोल आप दिन में 4 बार तक ले सकते हैं। अगर बीच में और ज़्यादा बुखार होता है तो आप कोल्ड स्पॉन्जिंग यानी ठंडे पानी की पट्टियाँ कर सकते हैं, सिर पे लगा सकते हैं, हाथ पे, पैर पे लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर गला दर्द है तो आप नमक वाले पानी के गार्गल्स, गरारे कर सकते हैं, बीटाडीन गार्गल्स कर सकते हैं, उससे आराम मिल सकता है। अगर आपको डायरिया है, पेट ख़राब है, आप ORS सॉल्यूशन ले सकते हैं। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा फ्लूइड लॉस हो रहा है, बहुत ज़्यादा डायरिया हो रहा है, तो आप अपने डॉक्टर से बात करें। 7th M है मूवमेंट टू हॉस्पिटल। कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं, कौन से ऐसे साइंस हैं जिनसे हमें पता चलेगा कि अब हमें ज़रूरत है होम क्वारंटाइन ख़त्म कर हॉस्पिटल की तरफ मूव करने की। सबसे इम्पॉर्टेंट है ऑक्सीजन सैचुरेशन। अगर पल्स ऑक्सीमीटर में ऑक्सीजन सैचुरेशन 94 से कम आती है तो आपको हॉस्पिटल एडमिशन की ज़रूरत है। और जब तक आप हॉस्पिटल में जाते हैं उससे पहले आप घर में प्रोन पोजीशन में लेटें, सेल्फ प्रोनिंग करें। दूसरा, अगर आपका बुखार 3 दिन से नहीं उतर रहा तब भी आपको हॉस्पिटल एडमिशन की ज़रूरत है। इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा डायरिया है, बहुत ज़्यादा फ्लूइड लॉस हो रहा है, दस्त लग रहे हैं, उल्टी हो रही है, बहुत ज़्यादा सीवियर पेट दर्द हो रहा है, आप डार्क कलर का यूरिन आ रहा है, बहुत ज़्यादा कफ है, बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है, तब भी आपको हॉस्पिटल एडमिशन की ज़रूरत है। आज के इस वीडियो में हमने 7M अप्रोच, होम क्वारंटाइन, घर में ध्यान कैसे रखें सीखा। मिक्सिंग, पॉजिटिव माइंडसेट, मॉनिटरिंग, मील्स, मूवमेंट, मेडिसिन एंड मूवमेंट टू हॉस्पिटल। धन्यवाद। इस कोरोना पेंडेमिक में बीमारियों से लड़ने की क्षमता यानी इम्यूनिटी बढ़ाने के साथ ही हमें अपने खून में ऑक्सीजन के अच्छे स्तर बनाए रखना भी बेहद ज़रूरी है। हीमोग्लोबिन हमारे खून के रेड ब्लड सेल का वह प्रोटीन है जो फेफड़ों, लंग से शरीर के अंगों तक ऑक्सीजन ले जाता है और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाता है। शरीर के अंगों में ये ऑक्सीजन एनर्जी बनाने के काम आती है। इसलिए अगर आप शरीर में ऑक्सीजन की अच्छी मात्रा को बनाए रखना चाहते हैं तो ऐसा खाना खाएं जो आपके खून में हीमोग्लोबिन बढ़ा दे। नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल पुरुषों में 13.5 ग्राम % और महिलाओं में 12 ग्राम % से ज़्यादा होना चाहिए। हार्वर्ड हेल्थ और अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार शरीर में हीमोग्लोबिन की उचित मात्रा बनाए रखने के लिए कॉपर, आयरन, विटामिन A, विटामिन B कॉम्प्लेक्स, मेनली B2, B6, B12 और फॉलिक एसिड लेना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मीबल और आज बात करेंगे कोविड-19 के सिम्टम्स, लॉस ऑफ स्मेल, लॉस ऑफ टेस्ट के बारे में, यानी गंध और स्वाद का चले जाना। 50 to 60% कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स में ये शुरुआती दिनों में ही आ जाता है। क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा गया है कि ये सिम्टम्स कॉमन है महिलाओं और यंग लोगों में। तो आज बात करेंगे
कि ये संकेत लॉस ऑफ स्मेल, लॉस ऑफ टेस्ट क्यों होता है, कितने समय तक रहता है, इसका क्या इलाज है और क्या कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स में ये संकेत आना अच्छा है या बुरा। आइए शुरू करते हैं। हमारे नोज़ में यहाँ पर ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम होता है। ये ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम ऑल्फैक्टरी सेंसरी न्यूरॉन और सपोर्टिंग सेल से मिलकर बनता है। ऑल्फैक्टरी न्यूरॉन सेंस ऑफ स्मेल को ब्रेन तक पहुंचाते हैं और ब्रेन सेंस करता है कि ये किस टाइप की स्मेल है। कोरोना वायरस एपिथेलियम को डैमेज करता है, तो अगर इस एपिथेलियम के सपोर्टिंग सेल्स डैमेज होंगे तो रिकवरी जल्दी होगी, लेकिन अगर न्यूरॉन डैमेज होंगे तो रिकवरी लेट होगी। यहाँ ये जानना ज़रूरी है कि कोरोना वायरस टेस्ट बर्ड्स को नुकसान नहीं पहुँचाता, लेकिन क्योंकि ये दो सेंसेस, दो इंद्रियाँ, सेंस ऑफ स्मेल और सेंस ऑफ टेस्ट आपस में इंटरकनेक्टेड है, इसलिए जैसे ही लॉस होता है स्मेल का, वैसे ही टेस्ट का भी लॉस हो जाता है। अगला सवाल आता है रिकवरी का। यहाँ बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 90% पेशेंट्स में रिकवरी हो जाती है 2 से 3 हफ्तों के बीच में। 10% लोगों में 3 से 5 महीने लग सकते हैं। अगला सवाल आता है कि इसका इलाज क्या है। कुछ स्टडीज़ के अनुसार जैसे ही आपको पता चलता है कि आपको लॉस ऑफ स्मेल है, आपको ऑल्फैक्टरी ट्रेनिंग यानी स्मेल ट्रेनिंग शुरू कर देनी चाहिए। इससे रिकवरी फास्ट होती है। आइए जानते हैं ऑल्फैक्टरी ट्रेनिंग क्या है। ये एक बहुत ही सिंपल टेक्निक है जो आप घर में आराम से कर सकते हैं। लो कॉस्ट है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई रिस्क नहीं है। इसके लिए आपको 4 एसेंशियल ऑयल लेने हैं। पहला आता है लेमन यानी नींबू, दूसरा गुलाब, रोज़, तीसरा लौंग, क्लोव एंड चौथा आता है यूकलिप्टस ऑयल। हर खुशबू आपको 20 सेकंड के लिए लेनी है और 2 खुशबू के बीच में 15 से 20 सेकंड का फासला होना चाहिए। हर रोज़ आपको ये ट्रेनिंग 2 बार करनी है, सुबह और शाम। यहाँ मैं ये रिकमेंड करूँगी कि इन 4 एसेंशियल ऑयल के अलावा आप रूटीन में यूज़ होने वाली चीज़ें भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आपका फेवरेट डीओ, परफ्यूम या कॉफ़ी बीन्स। और ये खुशबू लेते हुए आपको कंसंट्रेट करना है, माइंडफुल रहना है। जैसे अगर आप रोज़ की खुशबू ले रहे हैं तो आप सोच सकते हैं कि आप रोज़ गार्डन में हैं, या फिर अगर आप कॉफ़ी बीन्स की खुशबू ले रहे हैं तो आप सोच सकते हैं कि मैं इवनिंग कॉफ़ी पी रही हूँ, एट्सेट्रा। ये टेक्निक, ऑल्फैक्टरी टेक्निक, न्यूरो रिपेयर में हेल्प करती है। अगला सवाल आता है, क्या कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स में ये संकेत आना अच्छा है या बुरा। क्लिनिकल प्रैक्टिस में ये देखा गया है कि अधिकांश लोगों में जिनमें ये सिम्टम्स आते हैं उन्हें सीरियस बीमारी नहीं होती, उन्हें अस्पताल में दाखिले की ज़रूरत नहीं पड़ती, इवन ऑक्सीजन थेरेपी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ आपका ये जानना ज़रूरी है कि लॉस ऑफ स्मेल और कोविड पॉजिटिविटी का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। यानी अगर लॉस ऑफ स्मेल अभी भी है तो ज़रूरी नहीं है कि आप कोविड पॉजिटिव हो, क्योंकि ये एक पोस्ट कोविड सिम्टम भी है। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर मुझे मेल कर सकते हैं dr.mabel@outlook.com में। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मेबल और आज बात करेंगे कोविड-19 के सिम्टम्स लॉस ऑफ स्मेल, लॉस ऑफ टेस्ट के बारे में, यानी गंध और स्वाद का चले जाना। 50 to 60% कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स में ये शुरुआती दिनों में ही आ जाता है। क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा गया है कि ये सिम्टम्स कॉमन है महिलाओं और यंग लोगों में। तो आज बात करेंगे कि ये संकेत लॉस ऑफ स्मेल, लॉस ऑफ टेस्ट क्यों होता है, कितने समय तक रहता है, इसका क्या इलाज है और क्या कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स में ये संकेत आना अच्छा है या बुरा। आइए शुरू करते हैं। हमारे नोज़ में यहाँ पर ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम होता है। ये ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम ऑल्फैक्टरी सेंसरी न्यूरॉन और सपोर्टिंग सेल से मिलकर बनता है। ऑल्फैक्टरी न्यूरॉन सेंस ऑफ स्मेल को ब्रेन तक पहुंचाते हैं और ब्रेन सेंस करता है कि ये किस टाइप की स्मेल है। कोरोना वायरस एपिथेलियम को डैमेज करता है,
तो अगर इस एपिथेलियम के सपोर्टिंग सेल्स डैमेज होंगे तो रिकवरी जल्दी होगी, लेकिन अगर न्यूरॉन डैमेज होंगे तो रिकवरी लेट होगी। यहाँ ये जानना ज़रूरी है कि कोरोना वायरस टेस्ट बड्स को नुकसान नहीं पहुँचाता, लेकिन क्योंकि ये दो इंद्रियाँ, सेंस ऑफ स्मेल और सेंस ऑफ टेस्ट, आपस में इंटरकनेक्टेड है, इसलिए जैसे ही लॉस होता है स्मेल का, वैसे ही टेस्ट का भी लॉस हो जाता है। अगला सवाल आता है रिकवरी का। यहाँ बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 90% पेशेंट्स में रिकवरी हो जाती है 2 से 3 हफ्तों के बीच में। 10% लोगों में 3 से 5 महीने लग सकते हैं। अगला सवाल आता है कि इसका इलाज क्या है। कुछ स्टडीज़ के अनुसार जैसे ही आपको पता चलता है कि आपको लॉस ऑफ स्मेल है, आपको ऑल्फैक्टरी ट्रेनिंग यानी स्मेल ट्रेनिंग शुरू कर देनी चाहिए। इससे रिकवरी फास्ट होती है। आइए जानते हैं ऑल्फैक्टरी ट्रेनिंग क्या है। ये एक बहुत ही सिंपल टेक्निक है जो आप घर में आराम से कर सकते हैं। लो कॉस्ट है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई रिस्क नहीं है। इसके लिए आपको 4 एसेंशियल ऑयल लेने हैं। पहला आता है लेमन यानी नींबू, दूसरा गुलाब, रोज़, तीसरा लौंग, क्लोव एंड चौथा आता है यूकलिप्टस ऑयल। हर खुशबू आपको 20 सेकंड के लिए लेनी है और 2 खुशबू के बीच में 15 से 20 सेकंड का फासला होना चाहिए। हर रोज़ आपको ये ट्रेनिंग 2 बार करनी है, सुबह और शाम। यहाँ मैं ये रिकमेंड करूँगी कि इन 4 एसेंशियल ऑयल के अलावा आप रूटीन में यूज़ होने वाली चीज़ें भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आपका फेवरेट डीओ, परफ्यूम या कॉफ़ी बीन्स। और ये खुशबू लेते हुए आपको कंसंट्रेट करना है, माइंडफुल रहना है। जैसे अगर आप रोज़ की खुशबू ले रहे हैं तो आप सोच सकते हैं कि आप रोज़ गार्डन में हैं, या फिर अगर आप कॉफ़ी बीन्स की खुशबू ले रहे हैं तो आप सोच सकते हैं कि मैं इवनिंग कॉफ़ी पी रही हूँ, एट्सेट्रा। ये टेक्निक, ऑल्फैक्टरी टेक्निक, न्यूरो रिपेयर में हेल्प करती है। अगला सवाल आता है, क्या कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स में ये संकेत आना अच्छा है या बुरा? क्लिनिकल प्रैक्टिस में ये देखा गया है कि अधिकांश लोगों में जिनमें ये सिम्टम्स आते हैं उन्हें सीरियस बीमारी नहीं होती, उन्हें अस्पताल में दाखिले की ज़रूरत नहीं पड़ती, इवन ऑक्सीजन थेरेपी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ आपका ये जानना ज़रूरी है कि लॉस ऑफ स्मेल और कोविड पॉजिटिविटी का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। यानी अगर लॉस ऑफ स्मेल अभी भी है तो ज़रूरी नहीं है कि आप कोविड पॉजिटिव हो, क्योंकि ये एक पोस्ट कोविड सिम्टम भी है। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर मुझे मेल कर सकते हैं dr.mabel@outlook.com में। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मीबल और आज बात करेंगे इस कोविड पैंडेमिक में क्लोज़ कॉन्टैक्ट किसे कहते हैं। क्लोज़ कॉन्टैक्ट की डेफिनेशन है जब एक इंसान बिना किसी मास्क के एक कोविड पॉजिटिव के साथ 15 मिनट से ज़्यादा रहता है और दोनों के बीच का फासला 2 मीटर से कम हो, तो उस इंसान को क्लोज़ कॉन्टैक्ट कहा जाता है। अगर आप क्लोज़ कॉन्टैक्ट में आ चुके हैं, आपको नहीं पता कि आप जिस इंसान से मिले हैं उसको सिम्टम्स हैं या वो पॉजिटिव है, या आने वाले 2 दिन के अंदर 48 आवर्स के बीच में वो पॉजिटिव आ रहा है या उसके सिम्टम्स आ रहे हैं, तो आपको क्या करना है? इस टाइम आपको सेल्फ आइसोलेशन करनी है, यानी आपको घर में ही रहना है, ज़्यादा लोगों से मिलना नहीं है, और 5th डे ऑफ एक्सपोजर से लेके 10th डे ऑफ एक्सपोजर के बीच में आपको अपना कोविड टेस्ट करवाना है। इस पीरियड में 5th to 10th डे के बीच में कोविड टेस्ट की सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी हाई होती है, यानी अगर आप पॉजिटिव हैं तो इस पीरियड में कोविड टेस्ट इजीली आपका इन्फेक्शन पिक कर लेगा। अब सवाल आता है कि चाहे मैं क्लोज कॉन्टैक्ट हूँ लेकिन मुझे कोई सिम्टम्स नहीं है, तो मुझे कोविड टेस्ट करवाने की क्या ज़रूरत है? यहाँ आपका ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कोरोना वायरस इन्फेक्शन में एक टर्म है हैप्पी हाइपॉक्सिया। हैप्पी हाइपॉक्सिया का मतलब है कि आपकी बॉडी में हाइपॉक्सिया है
होना शुरू हो गया है, यानी ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल कम होना शुरू हो गई है, लेकिन आपको नहीं पता चल रहा, कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे। लेकिन जब तक सिम्टम्स आते हैं लाइक शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस फूलने लगना, चेस्ट पेन, तब तक खून में ऑक्सीजन का लेवल इतना नीचे जा चुका होता है कि ऑर्गन डैमेज ऑलरेडी शुरू हो चुका होता है, लंग डैमेज, फेफड़ों को क्षति पहुंचना पहले से शुरू हो चुका होता है। इसलिए अगर आप क्लोज कांटेक्ट हैं तो आप अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करें और कोविड की जांच ज़रूर करवाएं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मीबल और आज बात करेंगे इस कोविड पैंडेमिक में क्लोज कांटेक्ट किसे कहते हैं। क्लोज कांटेक्ट की डेफिनेशन है जब एक इंसान बिना किसी मास्क के एक कोविड पॉजिटिव के साथ 15 मिनट से ज़्यादा रहता है और दोनों के बीच का फासला 2 मीटर से कम हो, तो उस इंसान को क्लोज कांटेक्ट कहा जाता है। अगर आप क्लोज कांटेक्ट में आ चुके हैं, आपको नहीं पता कि आप जिस इंसान से मिले हैं उसको सिम्टम्स हैं या वो पॉजिटिव है, या आने वाले 2 दिन के अंदर 48 आवर्स के बीच में वो पॉजिटिव आ रहा है या उसके सिम्टम्स आ रहे हैं, तो आपको क्या करना है। इस टाइम आपको सेल्फ आइसोलेशन करनी है, यानी आपको घर में ही रहना है, ज़्यादा लोगों से मिलना नहीं है और 5th डे ऑफ एक्सपोजर से लेके 10th डे ऑफ एक्सपोजर के बीच में आपको अपना कोविड टेस्ट करवाना है। इस पीरियड में 5th to 10th डे के बीच में कोविड टेस्ट की सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी हाई होती है, यानी अगर आप पॉजिटिव हैं तो इस पीरियड में कोविड टेस्ट इजीली आपका इन्फेक्शन पिक कर लेगा। अब सवाल आता है कि चाहे मैं क्लोज कांटेक्ट हूँ लेकिन मुझे कोई सिम्टम्स नहीं है, तो मुझे कोविड टेस्ट करवाने की क्या ज़रूरत है। यहाँ आपका ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कोरोना वायरस इन्फेक्शन में एक टर्म है हैप्पी हाइपोक्सिया। हैप्पी हाइपोक्सिया का मतलब है कि आपकी बॉडी में हाइपोक्सिया है, होना शुरू हो गया है, यानी ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल कम होना शुरू हो गई है, लेकिन आपको नहीं पता चल रहा, कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे। लेकिन जब तक सिम्टम्स आते हैं लाइक शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस फूलने लगना, चेस्ट पेन, तब तक खून में ऑक्सीजन का लेवल इतना नीचे जा चुका होता है कि ऑर्गन डैमेज ऑलरेडी शुरू हो चुका होता है, लंग डैमेज, फेफड़ों को क्षति पहुंचना पहले से शुरू हो चुका होता है। इसलिए अगर आप क्लोज कांटेक्ट हैं तो आप अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करें और कोविड की जांच ज़रूर करवाएं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मीबल और आज बात करेंगे 6 मिनट वॉक टेस्ट की। इस कोविड पैंडेमिक में ये टेस्ट क्या है और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। ये कोविड से जान जाने के खतरे को कम करता है। ये उन पेशेंट्स के लिए बेनिफिशियल हैं जो कोविड पॉजिटिव हैं, माइल्ड केसेस हैं, होम क्वारंटाइन है, लेकिन जिनका रेस्टिंग ऑक्सीजन सैचुरेशन नॉर्मल है, यानी 94 और 100% के बीच। ज़्यादातर हमें इस चीज़ का स्ट्रेस रहता है कि अगर हम होम क्वारंटाइन है, इन्फेक्शन है, कभी ऐसा ना हो कि कोरोना इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाए, हमें पता ही ना चले और लंग इन्वॉल्व हो जाए, स्पेशली बुजुर्ग लोगों में। इसके लिए हम ये टेस्ट करते हैं। आइए जानते हैं ये टेस्ट कैसे करना है। इस टेस्ट के 2 घंटे पहले तक पेशेंट ने कोई एक्सरसाइज नहीं की होनी चाहिए। सबसे पहले बेसलाइन ऑक्सीजन सैचुरेशन नोट करेंगे पल्स ऑक्सीमीटर यूज़ करके, जो 94% से ज़्यादा होनी चाहिए। एट रेस्ट पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ नहीं होनी चाहिए, चेस्ट पेन नहीं होना चाहिए और पेशेंट बिना किसी सपोर्ट के वॉक कर सकता हो। उसके बाद पेशेंट को 6 मिनट वॉक करनी है रूम में या घर में नॉर्मल पेस पे, और फिर पेशेंट खुद भी या उसका कोई रिलेटिव उसका पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन सैचुरेशन नोट करेगा। अगर वो 93% से कम आता है या फिर एब्सोल्यूट ड्रॉप 3% से ज़्यादा है, तो आपको अपने डॉक्टर को तुरंत इन्फॉर्म करना है। अब सवाल आता है कि इस टेस्ट का फ़ायदा क्या हुआ।
अगर आपको सही टाइम पे पता चल जाए कि ऑक्सीजन सैचुरेशन ड्रॉप हो रही है तो आप हॉस्पिटल में एडमिट हो सकते हैं, जिससे आपको ऑक्सीजन सपोर्ट मिल सकती है, आपकी मेडिसिन शुरू हो सकती है, एंटीबायोटिक्स, एंटीकोगुलेंट, स्टेरॉयड एट्सेट्रा। सही टाइम पे ट्रीटमेंट मिलने से आपका ऑर्गन डैमेज होने से बच सकता है और आप सेफ रह सकते हैं। धन्यवाद। पल्स ऑक्सीमीटर से आपको 3 रीडिंग लेनी है, सुबह, दोपहर और रात को, और हर बार आपको 3 रीडिंग लेनी है जिससे आप करेक्ट रीडिंग नोट कर सकें। नॉर्मली आपके खून में ऑक्सीजन का लेवल 94 to 100% होना चाहिए और पल्स रेट 60 to 100 बीट्स पर मिनट होनी चाहिए। अगर ऑक्सीजन का लेवल 94% से कम है तो आपको अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए, और अगर 90 से कम है तो आपको हॉस्पिटल एडमिशन की ज़रूरत हो सकती है। ये जानते हैं पल्स ऑक्सीमीटर यूज़ करने का सही तरीका। पहले मैंने इसको ऑन किया, अब मैंने अपनी फिंगर इंट्रोड्यूस की। अब मुझे इसे स्टेबल रखना है। रीडिंग आप 1 से 3 मिनट के बीच में ले सकते हैं, तब तक रीडिंग स्टेबल हो जाएगी। ये रीडिंग स्टेबल हो चुकी है। ऑक्सीजन सैचुरेशन है 99% और पल्स रेट है 88 बीट्स पर मिनट, यानी विद इन नॉर्मल लिमिट। ऑक्सीमीटर यूज़ करते हुए कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। ये आप किसी भी फिंगर में लगा सकते हैं, हाथ पैर की कोई भी उंगली में लगा सकते हैं, लेकिन प्रेफरेबली हम ये दोनों उंगलियां यूज़ करते हैं, इंडेक्स और मिडल फिंगर। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि नेल पे नेल पेंट नहीं होना चाहिए, इंक नहीं लगी होनी चाहिए, इवन कोई इंजरी नहीं होनी चाहिए, इवन चोट का निशान भी नहीं होना चाहिए, वरना रीडिंग गलत आ सकती है। इसके अलावा हाथ ज़्यादा ठंडे नहीं होने चाहिए, गीले नहीं होने चाहिए। एक बार पल्स ऑक्सीमीटर लगाया तो आपको अपनी फिंगर स्टेबल रखनी है जब तक रीडिंग स्टेबल ना हो जाए, और आपको ऐसी 3 रीडिंग लेनी है एक बार में, और आपको सुबह, दोपहर, रात 3 रीडिंग लेनी है और वो आपको नोट करनी है। पल्स ऑक्सीमीटर ये 2 चीज़ें बताता है। पहला, आपके शरीर के खून में ऑक्सीजन का लेवल कितना है। दूसरा, 1 मिनट में आपका दिल, हार्ट कितनी बार धड़कता है, यानी पल्स रेट। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मेबल और आज बात करेंगे कोविड पॉजिटिव पेशेंट में ऑक्सीजन थेरेपी घर में कैसे देनी है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि कोविड पॉजिटिव पेशेंट में ऑक्सीजन थेरेपी की ज़रूरत क्यों पड़ती है। ये हम सब जानते हैं कि हमारी बॉडी में लंग्स, फेफड़ों की क्या ज़रूरत होती है, वो क्या करते हैं। जब हम सांस लेते हैं, उस एयर से ऑक्सीजन, जो हमारे फेफड़ों का फंक्शनल यूनिट है जिसे एल्वियोलाई बोलते हैं, ये एक छोटी थैली के समान होता है। ये एयर में से ऑक्सीजन हमारे ब्लड में लेके जाता है और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है, और जब हम सांस वापस छोड़ते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है। अब जब कोविड होता है तब क्या होता है, हमें ये पता है कि ये वायरस हमारी अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम पे एक्ट करता है, हमारे फेफड़ों को इन्वॉल्व करता है। जब ये वायरस हमारी बॉडी में एंटर करता है तो हमारा इम्यून डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो जाता है इस वायरस से लड़ने के लिए। इस लड़ाई की तैयारी में और लड़ाई शुरू होने के बाद हमारी बॉडी में काफ़ी केमिकल्स रिलीज होते हैं जो करते हैं इन्फ्लेमेशन, सूजन। अब क्या होता है, जो हमारी सांस की नली है, जब उसमें सूजन होगी तो उसका डायमीटर कम हो जाएगा, जिससे हमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में दिक्कत होने लगेगी। दूसरा, ये एल्वियोलाई में भी सूजन हो गई। अब ये ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट, एक्सचेंज अच्छे से नहीं हो पा रहा, इसलिए हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। और जैसे जैसे ये डिजीज़ सीवियर होती जाती है, इन एल्वियोलाई में पानी भी भर जाता है और इसे बोलते हैं सेप्सिस। अब जानते हैं कि
कोविड पेशेंट्स में ऑक्सीजन थेरेपी किन को दी जाती है? कोविड पेशेंट्स को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। माइल्ड जिनको सिर्फ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है या थोड़ा फीवर है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। मॉडरेट जिनका रेस्पिरेटरी रेट 24 से ज़्यादा हो चुका है पर मिनट, 24 पर मिनट से ज़्यादा, ऑक्सीजन सैचुरेशन 93% से कम हो चुकी है। सीवियर जिनका रेस्पिरेटरी रेट 30 पर मिनट से ज़्यादा हो गया है और ऑक्सीजन सैचुरेशन 90% से। नमस्कार। अब कोरोना वैक्सीन लगनी शुरू हो चुकी है, लेकिन ज़्यादातर लोग डरे हुए हैं और वैक्सीन को लेकर डाउटफुल हैं। हर रोज़ मुझसे वैक्सीन से रिलेटेड ढेरों क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आज उनमें से मैंने कुछ मेन क्वेश्चंस चूज़ किए हैं जिनको मैं आंसर करूँगी। होपफुली इस वीडियो को देखने के बाद आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे, और अगर फिर भी आपके मन में कोई शंका है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आपको ये जान के हैरानी होगी कि जब कोरोना वैक्सीन पर काम चल रहा था तब WHO ने डिसाइड किया था कि अगर वैक्सीन 50% इफ़ेक्टिव होगी तो भी हम इसे यूज़ करेंगे। यहाँ खुशखबरी ये है कि वैक्सीन 90% से ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इसका मतलब है कि अगर 100 लोगों को वैक्सीन लगी है तो उनमें से 90 लोगों को इन्फेक्शन नहीं होगा। आपका यहाँ ये जानना ज़रूरी है कि कोई भी वैक्सीन 100% इफ़ेक्टिव नहीं होता। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है, क्या ये वैक्सीन लेना सेफ़ है? ऐसा तो नहीं कि वैक्सीन से मुझे कोविड हो जाएगा? इसका आंसर है ये वैक्सीन बिल्कुल सेफ़ है। अभी तक 2 वैक्सीन FDA ने अप्रूव की है, वो है फाइज़र और मॉडर्ना। बाकी 3 वैक्सीन अभी फेज़ 3 क्लिनिकल ट्रायल में हैं। इन दोनों ही वैक्सीन में मैसेंजर RNA का यूज़ हुआ है, जो हमारे बॉडी सेल्स को मैसेज देगा कोरोना वायरस के प्रोटीन स्पाइक के फ्रैगमेंट को बनाने का, जो फिर एक्ट करेगा एज एंटीजन और उसके अगेंस्ट बनेगी एंटीबॉडीज़। क्योंकि दोनों ही वैक्सीन में हम बॉडी में लाइव वायरसेस नहीं डाल रहे, इसलिए ये सेफ़ है। नेक्स्ट है, कौन सी वैक्सीन लेनी चाहिए? आई गेट दिस क्वेश्चन ऑल द टाइम। एक्चुअली सभी वैक्सीन की एफिकेसी बहुत अच्छी है, इसलिए जो भी वैक्सीन अवेलेबल हैं वो जल्दी से जल्दी लें और अपने आप को प्रोटेक्ट करें। अगर मुझे पहले कोविड हुआ हो तो क्या मुझे वैक्सीन लगानी चाहिए? यस, पास्ट हिस्ट्री चाहे जो भी हो, वैक्सीन का स्केड्यूल पूरा करना ज़रूरी है। इन्फेक्शन से जो इम्यूनिटी बनती है उसे नेचुरल इम्यूनिटी कहते हैं, और कोविड के केस में ये स्ट्रॉन्ग नहीं है। इसलिए इस बीमारी के खिलाफ मजबूत इम्यूनो रिस्पॉन्स के लिए वैक्सीन आवश्यक है। वैक्सीन की डोजेज से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन है। पहला है, वैक्सीन की कितनी डोजेज लगेगी? वैक्सीन की 2 डोज लगेगी 3 या 4 हफ्ते के गैप पे, डिपेंडिंग आपको कौन सी वैक्सीन अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन है, दूसरी डोज के कितने दिनों बाद हम पूरी तरह सुरक्षित हो जाएंगे? इसका आंसर है 2 हफ्ते में। नेक्स्ट है, क्या दोनों डोजेस लगानी ज़रूरी है? हाँ, दोनों डोजेस लेनी ज़रूरी है। पहली डोज के बाद आप 60 to 80% प्रोटेक्ट होंगे, और वो भी शॉर्ट पीरियड के लिए। अगला क्वेश्चन आता है कि बाय चांस हम दूसरी डोज लेना भूल जाएं तो क्या हमें पहली डोज दोबारा रिपीट करनी होगी? नहीं, जब भी आपको याद आता है आप दूसरी डोज ले सकते हैं। क्या कोविड मरीज़ को वैक्सीन दी जाएगी? कंफर्म या डाउटफुल कोविड पेशेंट्स वैक्सीन सेंटर पर इन्फेक्शन फैला सकते हैं, इसलिए ऐसे लोगों को लक्षण खत्म होने के 2 हफ्ते बाद ही वैक्सीनेशन के लिए जाना चाहिए। वैक्सीन के क्या कोई साइड इफ़ेक्ट हैं? वैक्सीन से माइल्ड साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे दर्द, लाली, सूजन, इंजेक्शन की जगह पर बुखार, थकावट, सिर दर्द, मसल्स में दर्द, ठंड लगना, जोड़ों में दर्द।
ये साइड इफ़ेक्ट्स 2 से 3 दिन तक रह सकते हैं। माइल्ड साइड इफ़ेक्ट्स आने अच्छे हैं क्योंकि इससे पता चलता है कि वैक्सीन आपकी बॉडी में काम कर रही है। आपका यहाँ ये जानना ज़रूरी है कि सेकेंड डोज के बाद ये लक्षण कुछ ज़्यादा हो सकते हैं। नेक्स्ट है, क्या मुझे वैक्सीन लेनी चाहिए अगर मैं अपने बच्चे को स्तनपान करवा रही हूँ? वैसे तो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स पर क्लिनिकल ट्रायल नहीं हुए हैं, लेकिन करंट डेटा यही बताता है कि ये वायरस ब्रेस्ट मिल्क से बच्चे में नहीं आता। इसलिए ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स वैक्सीन ले सकती हैं और उन्हें फीडिंग डिले करने की भी आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है, क्या कोरोना वैक्सीन को हम अन्य किसी वैक्सीन के साथ ले सकते हैं? क्योंकि कोरोना वैक्सीन नई है और अभी इस पर ज़्यादा स्टडीज़ नहीं हुई है, तो बेटर है कि आप 2 हफ्ते का गैप रखें कोरोना और अन्य वैक्सीन के बीच। क्या वैक्सीन लेना अनिवार्य है? इसका आंसर है नहीं। वैक्सीन लेना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन मेरी यही एडवाइस है कि खुद को और अपनों को बीमारी से बचाने के लिए वैक्सीन का पूरा स्केड्यूल ज़रूर लें। WHO ने बताया है कि कोरोना से बचने के लिए किस तरह की डाइट लेना ज़रूरी है, क्योंकि अच्छी डाइट से ही इम्यून सिस्टम मजबूत होगा और आप खुद को कोरोना से बचा पाएंगे। WHO के अनुसार एक व्यक्ति को एक दिन में 5 ग्राम से ज़्यादा नमक और 6 चम्मच से ज़्यादा चीनी नहीं लेनी चाहिए। एक दिन में 400 ग्राम सब्जी और फ्रूट खाना ज़रूरी है। इसके लिए आप संतरा, केला, सेब, गोभी, ब्रोकली, अदरक, लहसुन, गाजर खा सकते हैं। अपने आप को हाइड्रेट रखें। किसी भी बीमारी से बचने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि शरीर में पानी की पर्याप्त मात्रा हो, इसलिए कम से कम 8 से 10 गिलास पानी ज़रूर पिएं। आपको अपनी डाइट में दाल, बीन्स, सभी तरह के अनाज, अंडे, मछली, चिकन आदि शामिल करना चाहिए, जिससे आपको ज़रूरी विटामिन्स, मिनरल, फाइबर, प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट मिल सकें। अब कोरोना की सेकेंड वेव, दूसरी लहर चल रही है, जिसमें कुछ नए लक्षण हैं जो हमें पता होना बेहद ज़रूरी है, जिससे हम सही टाइम पर अपना इलाज करवा सकें और कॉम्प्लिकेशन से बच सकें। पहला है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स, जिसमें आता है पेट खराब होना, उल्टी या दस्त। दूसरा लक्षण जो ज़्यादातर कोविड पॉजिटिव पेशेंट में देखा जा रहा है वो है कंजक्टिवाइटिस। इसमें आँख लाल हो जाती है, आँख में खारिश होने लगती है और पानी आने लगता है। तीसरा है जीभ का सूज जाना, अल्सर होना, मुंह में बहुत सूखापन महसूस होना। चौथा है डिजीनेस, सिर भारी लगना, चक्कर आना, मेंटल कन्फ्यूज़न। इसके अलावा इस नए स्ट्रेन के कारण बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही है। बुखार भी पहले वाले स्ट्रेन की तुलना में ज़्यादा दिन रह रहा है। स्किन का, नाखून का रंग बदलना आदि लक्षण देखने को मिल रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मेबल और आज बात करेंगे जिंक के बारे में। जिंक हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है और वो हमें कहाँ से मिलेगा? तो आइए शुरू करते हैं। जिंक एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मिनरल है, लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि ये हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होता, इसलिए हमें डेली डाइट में इसको लेना पड़ता है। दूसरी प्रॉब्लम वेजिटेरियंस के साथ है।
पहला तो वेजिटेरियन फूड में ये होता ही बहुत कम है और उसकी बायो अवेलेबिलिटी भी बहुत कम है। मतलब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मेरे साथ है क्योंकि मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, शुद्ध शाकाहारी, और मैं जिंक सप्लीमेंट्स लेना नहीं चाहती। तो अब मैं ऐसा क्या खाऊं कि मेरी जिंक रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। जिंक हमारी बॉडी में 300 से भी ज़्यादा एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता है। हमारा जेनेटिक मटेरियल डीएनए बनाने में, प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। वाइट ब्लड सेल WBC की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी है। यानी ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, यानी बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन से हमें प्रोटेक्ट करता है। और पिछले 1.5 साल में बहुत सारी ऐसी स्टडीज़ हुई हैं जो बताती है कि अगर जिंक हमारी डाइट में सफिशेंट है, जिंक हम सही ले रहे हैं, तो ये कोरोना से भी हमें प्रोटेक्शन करता है। इसके अलावा चोट के घाव को जल्दी भरने में हेल्प करता है। सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ टेस्ट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चों की ग्रोथ में इसकी ज़रूरत होती है। इसके अलावा अगर इसकी कमी हो तो हेयर फॉल हो सकता है, आँखों में एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन हो सकती है। इसका क्या मतलब है? हमारी आँख के पीछे वाले पर्दा जो रेटिना होता है, उसमें एक पॉइंट होता है जिसे हम मैकुला कहते हैं, जहाँ पे हमारी इमेज बनती है। एज के साथ, उम्र के साथ वहाँ पे डिजेनरेटिव चेंजेस शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर हमारी डाइट में जिंक अच्छा है तो स्टडीज़ के अनुसार एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन को प्रिवेंट किया जा सकता है। पहले जानते हैं कि हमें जिंक कितना चाहिए। आदमियों को रोज 11 मिलीग्राम, महिलाओं को 8 मिलीग्राम और प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स को 11 से 13 मिलीग्राम जिंक रोज चाहिए होता है। अब बात करते हैं जिंक सोर्स की। हमें जिंक मिलेगा कहाँ से? जैसे हमने पहले बात की, नॉन वेजिटेरियंस के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि नॉन वेज में जिंक भरपूर मात्रा में होता है, मेनली सी फूड में। तो जो लोग रेगुलरली नॉन वेज खा रहे हैं उनमें जिंक की डेफिशिएंसी नहीं होगी। अब बात करते हैं वेजिटेरियंस की। जैसे कि मैंने पहले कहा कि वेजिटेरियन फूड में जिंक कम है, दूसरा बायो अवेलेबिलिटी भी कम है। इसका क्या मतलब है? वेजिटेरियन फूड यानी प्लांट बेस्ड फूड में फाइटिक एसिड होता है जो हमारी बॉडी में जिंक की एब्जॉर्प्शन को रोकता है। अगर हम मान लें कि एवरेज इंसान को 10 मिलीग्राम जिंक चाहिए, तो आपको कैलकुलेट ऐसे करना है कि आपको डेली 30 मिलीग्राम जिंक खाना है, जिसमें से आपका 10 मिलीग्राम जिंक एब्जॉर्ब होगा। पहला आता है चिकपीस यानी सफ़ेद चने। ये जिंक का अच्छा सोर्स है। इसमें 100 ग्राम में 9.6 मिलीग्राम जिंक होता है। इसके अलावा इसमें प्रोटीन, फाइबर और फॉलिक एसिड भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसके बाद आता है राजमा, लोबिया। इसके 1 कप में यानी 200 ग्राम में अबाउट 5.1 मिलीग्राम जिंक पाया जाता है। अब बात करते हैं सीड्स की। पहला है पंपकिन सीड यानी पेठे का बीज। इसमें जिंक के अलावा एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती है। ये हमारा इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, इवन हमें कई तरह के कैंसर से भी प्रोटेक्ट करता है, मेनली प्रोस्टेट कैंसर। और इसके 100 ग्राम में 10.3 मिलीग्राम जिंक होता है। दूसरा आता है सेसमे सीड यानी तिल। इसके भी 100 ग्राम में 10 मिलीग्राम जिंक होता है। और तिल और गुड़ के लड्डू मेरे फेवरेट हैं। नेक्स्ट है वाटरमेलन सीड्स यानी तरबूज के बीज। इसके भी 100 ग्राम में 10 मिलीग्राम जिंक होता है। यहाँ ये बात का समझना ज़रूरी है कि ऐसा नहीं है कि 100 ग्राम में 10 मिलीग्राम है तो हम 100 ग्राम बीज खाएंगे। हम 1-1 चम्मच बीज अपनी डेली डाइट में शामिल कर सकते हैं। अगले सोर्स हैं दूध और पनीर। इसके 100 ग्राम में, दूध के 100 ग्राम में 1 मिलीग्राम, पनीर के 100 ग्राम में 1.3 मिलीग्राम जिंक होता है। यहाँ ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये एनिमल से आया है, दूध, दही, पनीर, इसलिए इसकी एब्जॉर्प्शन, जिंक की एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छी है इन सोर्सेस से। अगला आता है नट्स, बादाम, काजू, मूंगफली। इनमें भी कुछ अमाउंट जिंक का पाया जाता है। अगर बात करें सब्जियों की तो पालक, मशरूम और मटर जिंक के अच्छे सोर्सेज हैं। इनके 100 ग्राम में 1.2 to 1.4 मिलीग्राम जिंक मिलता है। फ्रूट्स में अनार,
100 ग्राम में 0.4 मिलीग्राम, अमरूद 100 ग्राम में 0.2 मिलीग्राम, एवोकेडो 100 ग्राम में 0.6 मिलीग्राम जिंक होता है। आपका इस बात पे ध्यान देना ज़रूरी है कि कैफ़ीन यानी चाय, कॉफ़ी ये जिंक की एब्जॉर्प्शन को रोकते हैं या स्लो करते हैं। इसलिए जब आप जिंक सप्लीमेंट ले रहे हैं या फिर जिंक वाला कोई फूड सोर्स ले रहे हैं तो उसके आगे और पीछे आधे घंटे तक आपको कैफ़ीन नहीं लेनी। आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। धन्यवाद। नमस्कार, हैप्पी रिपब्लिक डे। इस कोरोना वायरस के दौर में कुछ लोगों की जॉब चली गई है। मैक्सिमम लोग ऑनलाइन स्टडीज़ और जॉब कर रहे हैं और आँखों की अलग अलग बीमारियों से परेशान हैं। ऐसे में हॉस्पिटल जाने से भी लोग घबरा रहे हैं, कभी हमें बाकी पेशेंट से या मेडिकल स्टाफ से कोविड न लग जाए। आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं डॉक्टर मीबल, आई स्पेशलिस्ट, नेत्र रोग विशेषज्ञ, आरओपी एंड मेडिकल रेटिना स्पेशलिस्ट, अनाउंस करती हूँ फ्री आई कंसल्टेशन। यस, कम्प्लीटली फ्री आई कंसल्टेशन आज से लेकर 1 साल तक। आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं dr.mabel@outlook.com पे। मैं हर महीने 5 मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस चूज़ करके उनको आंसर करूँगी। हैव अ ग्रेट, हैप्पी, हेल्दी लाइफ। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद। नमस्कार, आज का वीडियो स्पेशली स्कूल स्टाफ यानी टीचर्स, कोऑर्डिनेटर्स, प्रिंसिपल्स के लिए और उन पेरेंट्स के लिए जिनके बच्चे स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं और ऑनलाइन ट्यूशन ले रहे हैं। मैंने अपने पिछले वीडियो सिंपलेस्ट वे टू प्रिवेंट आई स्ट्रेन में डिटेल में बताया था ब्लिंकिंग यानी आंखें झपकाना और 20-20-20 रूल की इम्पोर्टेंस। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ तक कि अमेरिकन ऑप्टोमेट्रिक एसोसिएशन और अमेरिकन एकेडमी ऑफ ऑफ्थेल्मोलॉजी ने भी ये मेथड रिकमेंड किया है आई स्ट्रेन को कम करने के लिए। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिकमेंड किया है कि 1 साल तक के बच्चों को बिल्कुल भी नहीं और 5 साल तक के बच्चों को 1 घंटे से कम टाइम ही डिजिटल डिवाइसेस के साथ बिताना चाहिए। क्योंकि बच्चों की आंखें अभी ग्रो हो रही है, डिजिटल स्क्रीन पर कंटिन्यूस देखने से उनकी आंखों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है। कुछ स्टडीज़ ने स्क्रीन पर कंटिन्यूस देखने और मायोपिया में भी रिलेशन बताया है। मायोपिया यानी शॉर्ट साइटेडनेस, मतलब दूर की नज़र कमज़ोर हो जाएगी और चश्मा लगाना पड़ सकता है। वैसे तो सभी स्कूल 1 घंटे बाद या 1.5 घंटे बाद ब्रेक देते हैं, पर इन ब्रेक्स में बच्चे या तो स्क्रीन पर गेम खेलते हैं, यूट्यूब कार्टून देखते हैं या ऑनलाइन होमवर्क करते हैं, जिससे उनकी आइज़ रिलैक्स नहीं हो पाती। इसलिए जो भी स्कूल स्टाफ ये वीडियो देख रहे हैं उनसे मेरी यही एडवाइस है कि ऑनलाइन टीचर हर 20 मिनट के बाद स्टूडेंट्स को 20 सेकंड का ब्रेक दें। उन्हें किसी दूर चीज़ पर देखने को बोलें, साथ ही आंखें झपकाने को और ताली बजाएं, जैसे ब्लिंक 1, ब्लिंक 2, ब्लिंक 3, ब्लिंक 4, ब्लिंक 5, ब्लिंक 6, ऐसे ब्लिंक 20 तक। इससे आइज़ की मसल्स तो रिलैक्स होगी ही, साथ ही क्लैपिंग से बच्चे अलर्ट और एक्टिव भी हो जाएंगे। एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल और आई स्पेशलिस्ट होने के नाते मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करती हूँ कि ये मेथड सभी स्कूल्स के करिकुलम में होना चाहिए, एटलीस्ट जब तक सब कुछ ऑनलाइन चलता है।
आपको ये जानकर हैरानी और खुशी होगी कि पिछले कुछ हफ्तों में मैंने और मेरी टीम ने 100 से ज़्यादा इंडियन, ब्रिटिश और अमेरिकन स्कूल्स जो इंडिया और मिडिल ईस्ट में लोकेटेड हैं उनको ईमेल किया और ज़्यादातर स्कूल्स में ये रूल स्टार्ट भी हो चुका है। अगर आप पेरेंट हैं और चाहते हैं कि आपके बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस में भी ये आई रिलैक्सेशन मेथड स्टार्ट हो, तो आप स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं और मेरी टीम आपकी मदद करें, तो आप अपने बच्चे के स्कूल के प्रिंसिपल या कोऑर्डिनेटर का ईमेल एड्रेस मुझे इस वीडियो के नीचे मैसेज कर दें। हम डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मेबल और आज बात करेंगे अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर या रिश्तेदार कोविड पॉजिटिव होने की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट है और आप उनके साथ हैं, तो आपकी अटेंडेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो आइए शुरू करते हैं। आज देश में कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स का नंबर इतना ज़्यादा हो चुका है कि मेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स ओवरबर्डन हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हमें पता होना चाहिए कि हमें अपने पेशेंट का ध्यान कैसे रखना है। पहला, हमें अपने पेशेंट को पूरा आराम करना है, बिल्कुल भी चलने फिरने नहीं देना। जितना ज़्यादा पेशेंट आराम करेगा उतनी ही जल्दी उसकी रिकवरी होगी, फेफड़े जल्दी हेल्दी होंगे। ट्राई कीजिए कि पेशेंट वॉशरूम, टॉयलेट के लिए भी ना जाए, बेड के साथ ही करवा दीजिए और अगर पॉसिबल नहीं है तो पेशेंट को ट्रॉली या व्हील चेयर में लेके जाइए। दूसरा आता है ऑक्सीजन। इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो आपके पास पल्स ऑक्सीमीटर होना चाहिए। आपको अपने पेशेंट की ऑक्सीजन सैचुरेशन पल्स ऑक्सीमीटर से हर 3 घंटे में चेक करनी है। अगर उसमें कुछ ऊपर नीचे होता है तो आपको मेडिकल स्टाफ को तुरंत इन्फॉर्म करना है। दूसरा, जो पेशेंट को ऑक्सीजन चल रही है मास्क से या नेज़ल कैनुला से, उसका कांस्टेंट फ्लो हो, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको मॉनिटर करना है। कई बार क्या होता है कि फ्लो मीटर ख़राब हो सकता है, कई बार आपने सब कुछ सेटिंग कर ली लेकिन ऑक्सीजन को ऑन करना भूल गए, या फिर मास्क आधा टेढ़ा हो गया। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। ये आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा कि कितने लीटर पर मिनट हमें देना है और उसका मॉनिटर करनी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगला आता है प्रोनिंग। ये अटेंडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पेशेंट को की पोजीशन चेंज करता रहे। प्रोनिंग मतलब पेट के बल लिटाना है पेशेंट को। ये एक साइंटिफिक मेथड है जिससे हम पेशेंट की ऑक्सीजन सैचुरेशन इंक्रीज़ कर सकते हैं। कम से कम हमें 2 घंटे प्रोनिंग करवानी है। उसके बाद टर्न ले ले पेशेंट, 2 घंटे राइट साइड लेटे, 2 घंटे लेफ़्ट साइड लेटे, लेकिन पेशेंट को हमें बैक, पीठ के बल नहीं लेटने देना। और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम देखें कि जब पेशेंट टर्न ले रहा है तो ऐसा नहीं कि उसकी ऑक्सीजन का कांस्टेंट फ्लो टूट गया हो या फिर उसका मास्क हिल गया हो या फ्लो मीटर बंद हो गया हो, तो ये हमें ध्यान रखना है। जैसे ही पेशेंट की ऑक्सीजन सैचुरेशन मेंटेन होने लगे 90% से ऊपर, हमें पेशेंट को हौसला देना है कि वो एक्सरसाइज शुरू करे। चेस्ट फिजियोथेरेपी शुरू करवानी है, स्पायरोमेट्री से एक्सरसाइज शुरू करवानी है। हम एक एक्सरसाइज ब्रेथ होल्डिंग करवा सकते हैं। इसमें क्या करना है कि पेशेंट एक लंबा गहरा सांस लेगा, अगर नाक से नहीं ले सकता तो मुंह से ले। उसके बाद सांस को रोक के रखे। सपोज़ वो पहले घंटे 5 सेकंड रोक रहा है, तो हमें कोशिश करनी है कि नेक्स्ट घंटे में वो 6 सेकंड या 7 सेकंड रोके। इस तरह से पेशेंट का ब्रेथ होल्डिंग टाइम इंक्रीज़ होगा, लंग कैपेसिटी इंक्रीज़ होगी और उनके फेफड़े जल्दी हेल्दी होंगे। नेक्स्ट आता है डाइट। पेशेंट की जल्दी रिकवरी में डाइट का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है। हमें पेशेंट को इनकरेज करना है, मोटिवेट करना है कि वो अच्छे से खाए। 4-5 बार हमें उन्हें खाना देना है, बैलेंस डाइट देनी है। हॉस्पिटल आपको कैल्शियम, विटामिन डी, बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, जिंक, सेलेनियम वगैरह दे रहा होगा, लेकिन इसके अलावा अच्छे खाने का भी एक महत्वपूर्ण रोल है। हमें पेशेंट को प्रोटीन रिच डाइट देनी है, फ्रेश घर का खाना देना है जो इजीली डाइजेस्ट हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड देना है। पानी कम से कम 2 से 3 लीटर यानी 8 से 10 गिलास पानी देना है। इसके अलावा फ्लूइड जैसे आप दूध दे सकते हैं, जूसेस दें, वेजिटेबल सूप दें।
अगर पेशेंट अच्छे से हाइड्रेट होगा तो वो जल्दी हील होगा, उनके फेफड़े जल्दी हेल्दी होंगे। इसके अलावा जो जमी हुई कॉफ है वो भी इजीली निकल सकती है। अगला आता है खून की जांच, ब्लड टेस्ट। ज़्यादातर शुरू में हर अल्टरनेट डे पे कुछ टेस्ट रिपीट होते हैं, जैसे ब्लड शुगर, CBC कंप्लीट ब्लड काउंट, C रिएक्टिव प्रोटीन, D डाइमर। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप सही टाइम पे ब्लड की जांच करवाएं और डॉक्टर को इसकी रिपोर्ट दिखाएं। इसके अलावा और भी जांच हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन कि आपके पेशेंट की कंडीशन क्या है, तो ये हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा कुछ दवाइयाँ हैं जो हमें खुद को देनी होगी, जैसे कुछ इन्हेलर्स हैं, स्टेरॉयड इन्हेलर चल रहे होते हैं कि जो हम सांस के थ्रू इनहेल करते हैं स्टेरॉयड, जिससे हमारे लंग्स की पैसेज की सूजन जल्दी कम हो जाए। कुछ म्यूकोलाइटिक्स हैं जो हमारी कॉफ जमी हुई है वो इजीली पिघल कर बाहर आ जाए, तो हमें इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए लाभदायक होगा। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मेबल और आज बात करेंगे कि इस कोरोना के दौर में, कोरोना पेंडेमिक में हम ऐसा क्या करें कि हमारे लंग्स यानी फेफड़े मजबूत हो जाए कि बाय चांस अगर फ्यूचर में हमें कोविड हो भी जाए तो हमारे लंग्स को ज़्यादा नुकसान ना पहुंचे। तो आज के इस वीडियो में आपके साथ ऐसी 5 एक्सरसाइजेस शेयर करूंगी जिससे आपकी लंग कैपेसिटी इंक्रीज़ होगी और आपके लंग्स ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे। और ये एक्सरसाइजेस कोई भी कर सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। पहले आपका ये पता होना ज़रूरी है कि कोविड में 90% पेशेंट्स में लंग्स इन्वॉल्व नहीं होते, वो अपनी इम्यूनिटी से सेफ ही निकल जाते हैं। जिन 10% में लंग्स इन्वॉल्व होते हैं वो 5वें से 7वें दिन के बीच में होते हैं। लेकिन कोविड के साथ प्रॉब्लम ये है कि पता ही नहीं चलता इन्फेक्शन कब हुआ, कब 5वां या 7वां दिन है। कुछ लोगों को तो तब पता चलता है जब सांस आने में दिक्कत होने लगती है, तब तक निमोनिया हो चुका होता है और काफ़ी देर हो चुकी होती है। इसलिए हम इंतज़ार नहीं कर सकते कि हमें माइल्ड कोविड इन्फेक्शन होगा फिर हम एक्सरसाइजेस शुरू करेंगे और अपने फेफड़ों को मजबूत करेंगे। हमें एक्सरसाइज शुरू करनी है आज ही। जब हम नॉर्मल सांस लेते हैं, एक नॉर्मल सांस के साथ हम 500 ml हवा अंदर लेते हैं, जिसमें से 350 ml तो एयरवेज में ही रह जाती है और सिर्फ 150 ml ही हमारे फेफड़ों को मिलती है। हम सोच के अगर डीप ब्रीदिंग करते हैं तो हम एक टाइम में एक सांस के साथ 1 से 1.5 लीटर एयर अंदर ले सकते हैं। अगर उसमें से 350 ml एयरवेज में रह भी गई फिर भी हमारे फेफड़ों को अच्छा अमाउंट ऑक्सीजन का मिल सकता है। पहली एक्सरसाइज है ब्रीदिंग कंट्रोल एक्सरसाइज। इसे एब्डोमिनल एक्सरसाइज या डायाफ्रैग्मेटिक एक्सरसाइज भी कहते हैं। इसमें हम अपना सांस लेने का तरीका ठीक करेंगे। एक हाथ चेस्ट पे यानी छाती पे रहेगा, दूसरा हाथ एब्डोमेन पेट पे रहेगा। नाक से गहरी लंबी सांस लेंगे 3 सेकंड में, 1 2 3 नहीं, इसको ऐसे काउंट करना है 1001, 1002, 1003। उसके बाद 3 सेकंड के लिए होल्ड करना है और जब हम सांस ले रहे हैं तो हमारा पेट और छाती बाहर की तरफ जाना चाहिए। 3 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे और फिर 3 सेकंड में नाक से ही निकालेंगे और उस टाइम हमारा चेस्ट और हमारा एब्डोमेन दोनों अंदर की तरफ जाना चाहिए। मैं आपको करके दिखाती हूँ। इस तरह आपको करना है और ये एक्सरसाइज आपको 10 बार रिपीट करनी है। नेक्स्ट है पर्स लिप ब्रीदिंग। इसमें हमें नाक से लंबी गहरी सांस लेनी है 3 सेकंड में, लेकिन छोड़ना इसमें मुंह से है और वो भी 5 सेकंड में, जैसे हम चाय को फूंक मार रहे हो। होल्ड कितने टाइम करना है, इस एक्सरसाइज के साथ हम अपना ब्रेथ होल्डिंग टाइम इंक्रीज करेंगे। सपोज पहले दिन हमने 10 सेकंड के लिए होल्ड किया, अगले दिन कोशिश कीजिए 12 या 15 सेकंड के लिए। इस तरह से नॉर्मल एवरेज पर्सन 30 से लेकर 90 सेकंड तक अपनी ब्रेथ होल्ड कर सकता है। तो आइए मैं आपको करके दिखाती हूँ। दोनों हाथ नीचे रहेंगे, गहरी लंबी सांस नाक से, इस तरह हमें 10 सेकंड से शुरू करना है। उसके बाद मुंह से सांस छोड़नी है। इस तरह ये भी हमें 10 बार रिपीट करनी है।
आगे की 3 एक्सरसाइजेज में हम अपने फेफड़ों के अलग अलग हिस्सों को फुलाएंगे, स्मॉल एयरवेज को खोलने की कोशिश करेंगे और तीनों एक्सरसाइज में गहरी लंबी सांस नाक से लेनी है। पिछली एक्सरसाइज की तरह मुंह से छोड़ना है। 3 सेकंड लेना, 3 सेकंड होल्ड करना और 5 सेकंड में छोड़ना। तो पहली एक्सरसाइज में हमारा हाथ जाएगा सिर के पीछे। कैसे? इस तरह करनी है और ये भी हमें 10 बार करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमें अपने हाथ आगे की तरफ लेके जाने हैं। 3 सेकंड में सांस लेना है, 3 सेकंड होल्ड करना है, 5 सेकंड में मुंह से रिलीज करना है। पांचवी एक्सरसाइज है, हाथ ऊपर लेके जाएंगे, ये हमें 20 बार करनी है। इन 5 एक्सरसाइजेस के अलावा हमें अपने फेफड़ों को हेल्दी रखने के लिए अपना पोस्चर सीधा रखना है, यानी हमें सीधा रहना है। हमारी बैक स्ट्रेट होनी चाहिए और थोड़ी सी पीछे की तरफ टर्न होनी चाहिए, क्योंकि जो फेफड़े हैं ये एक सॉफ्ट टिश्यू है, हमें जगह देनी है उसे अच्छे से एक्सपेंड होने की। हमें झुक के नहीं बैठना, झुक के नहीं चलना, स्ट्रेट रहना है। हमारी छाती बाहर की तरफ और ऊपर की तरफ हमेशा रहनी चाहिए। इसके अलावा पानी पीना, अपने आप को अच्छे से हाइड्रेट रखना की बहुत इम्पोर्टेंस है। फेफड़े हेल्दी रहते हैं अगर हम अच्छे से अपनी बॉडी को हाइड्रेट करके रखते हैं। 2 से 3 लीटर पानी पीते हैं, यानी 8 से 10 गिलासेस। आशा करती हूँ कि इस वीडियो से आपको फ़ायदा होगा। ये सारी एक्सरसाइज सुबह शाम रोज़ करनी है। अपना पोस्चर मेंटेन रखना है, ज़्यादा पानी पीना है और अपने फेफड़ों को मजबूत बनाना है। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है या फिर आप चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।